एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक अजीब सा जो लड़का रहता है वो कुछ वूडू डॉल्स में कीले ठोक रहा होता है, जिसकी वजह से उसने जिस पे काला जादू किया रहता है दूसरी तरफ वो लड़का बहुत ही ज्यादा एकदम तड़प रहा होता है। जैसे जैसे जो दूसरा लड़का था वो वूडू डॉल के अंदर कीले ठोक रहा होता है उतना ही ज्यादा दर्द दूसरे लड़के को हो रहा होता है अपने अंदर, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जो लड़का है वो जादू टोना में बहुत ही ज्यादा विश्वास रखता है। फिर कुछ समय बीत जाता है और हमें वही जो बदमाश लड़का रहता है वो अपने स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा अपने ऊपर प्राउड कर रहा होता है कि वो एकदम सुपर ह्यूमन वाली स्ट्रेंथ रखता है। वो जादू टोना करने में बहुत ही ज्यादा एकदम आगे हो चुका है, जिसकी वजह से उसके टक्कर में कोई भी नहीं है। और उतनी ही देर में उसके क्लास में जो पीछे से कुछ लड़कियां रहती है वो बात करने लग जाती है कि तुम्हें सुना, ओया कुन जो था वो अचानक से कल शाम रोड पे पास आउट हो गया, उसे पता नहीं अभी हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है, जिसमें उसकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है। तो इस चीज को सुनने के बाद ये जो लड़का रहता है और भी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर उसके बाद उन लड़कियों को टोकता है और बोलता है कि क्या तुमने सही कहा, यहाँ पे ओया कुन को कुछ हो गया, मुझे पता नहीं आखिरकार उसके साथ इतना बुरा क्यों हुआ। और इस चीज को बोलते हुए वो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है और उसे इस तरीके से हंसते हुए और खुश होते हुए देखने के बाद जो लड़कियां रहती है वो सोचने लगती है कि ये जो आदमी है वो सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है, इससे हमें थोड़ा बहुत तो दूर रहना ही चाहिए। और कुछ देर में ही हमें दिखाया जाता है कि इनके स्कूल के बाहर कुछ जो लड़के रहते हैं आपस में लड़ने लग जाते हैं, जिसमें जो लड़कियां रहती है उन्हें देखते हुए बोलती है कि ये दोनों तो हर समय अपने आसपास में लड़ते ही रहते हैं। और ये जो अजीब सा लड़का रहता है वो भी देख रहा होता है इस चीज को और वो अपने मुंह में कील फंसाया हुआ रहता है और हंसने लगता है। इसको देखने के बाद हमें पता चलता है कि इसके मन में कुछ न कुछ तो उल्टा चल रहा है। फिर कुछ देर बीतता है और जब स्कूल खत्म हो जाता है तो ये घर जाते वक्त रास्ते में बोलता है कि अगर हम लोग यहाँ पे सही जगह पे गड्ढा खोदें तो हमें ऐसे ही हाइबरनेटिंग टोड्स मिल सकते हैं। और वो ऐसा ही करता है, सेम टू सेम जैसे ही वो गड्ढा खोदता है तो उसे मेंढक मिल जाते हैं जो कि हाइबरनेट कर रहे थे। और यही चीज को देखने के बाद वो तुरंत ही उस मेंढक को उठा लेता है और अपने घर पे लेके चले जाता है। और घर जाने के बाद हमें बताया जाता है कि ये जो कैरेक्टर रहता है वो बिल्कुल भी अपने घर वालों को पसंद नहीं करता। इसके जो घर वाले रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल जैसे सबकी फैमिली रहती है, हंसते खेलते लोग रहते हैं, जिन्हें देख के ये बहुत ही ज्यादा इरिटेट होता है। और इसी तरीके से वो घर वालों को भी बहुत ही ज्यादा परेशान किया करता है, जिससे जो घर वाले रहते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड रहते हैं। लेकिन इसे बिल्कुल भी इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है और सोचता है कि यही सबसे ज्यादा महान है। और इसी चीज से ये शाम को बैठता है अपने कमरे के पास और वहाँ पे ये सोचने लगता है मेंढक को सहलाते हुए कि आखिरकार अभी से क्या करना चाहिए, ये किस तरीके का श्राप दे लोगों को। और इसी चीज को सोचते हुए इसे याद आता है कि ठीक है, हाइबरनेशन श्राप बहुत सही रहेगा। और इसी चीज को याद करते हुए फाइनली ये जो बंदा रहता है वो अपने श्राप को लगाने की तैयारी करने लगता है। और इस बार ये चुनता है कुरोदा, जो कि दो लड़के जो लड़ाई कर रहे थे स्कूल टाइम पे उनमें से एक होता है। और इस चीज को करने के बाद वो जो श्राप वाली डॉल रहता है, वुडू डॉल, उसे जमीन में गाड़ देता है और बोलता है कि ठीक है, अब ये अच्छा हुआ, अब तुम सीधा निकलोगे स्प्रिंग टाइम पे। और इस चीज को बोलने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और सुबह का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे स्कूल में यही बातें हो रही होती है कि जो कुरोदा है वो अचानक से गायब हो गया। घर वालों को उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो आखिरकार गया तो गया कहाँ। सब लोग इसी चिंता में है कि उसे किडनैप कर लिया गया है या फिर उसका मर्डर हो गया है। और इस चीज को सुनने के बाद बाकी सारे लोग भी चिंता करने लगते हैं। लेकिन सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि एक बूढ़ा सोल्जर जो कि उसी फॉरेस्ट पे घूम रहा होता है जहाँ पे जो ये अजीब सा लड़का रहता है वो जादू टोना किया करता है। और वहाँ पे घूमते हुए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा है कि आजकल उसे बहुत ही ज्यादा अजीब से डॉल्स दिख रहे हैं आसपास। उसमें से ही रास्ते में उसे एक कील से ठुका हुआ डॉल भी दिखता है और वो बोलता है कि आखिरकार ये बच्चों को क्या हो गया है, किस तरह के प्रैंक करने लग गए हैं। और वो उस डॉल को निकाल देता है और देखते देखते आगे चलते हुए उसे वो भी डॉल दिख जाता है जिसके ऊपर कुरोदा का श्राप लगा हुआ था। और वो उस डॉल को भी गड्ढे में से निकाल के फेंक देता है। लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद उसे कुरोदा ही मिलता है, जो कि जमीन के अंदर गाड़ के अपने आप को सोया हुआ था क्योंकि उसके ऊपर श्राप लग गया था। और इस चीज को देखने के बाद वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है कि ये तो रियल पर्सन है और तुरंत ही फिर वो अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर देता है। फिर ये सारी खबर जो होती है स्कूल में भी फैल जाती है कि जो कुरोदा है वो मिल गया और किस तरीके से वो जमीन में अपने आप को गाड़ा हुआ था। आखिरकार वो करना क्या चाह रहा था, क्या वो मारा गया था उसके अंदर? तो लोग बोलते कि नहीं, वो जैसे ही हॉस्पिटल गया तो वो जाग गया। मुझे लगता है कि वो अपने आप को सुला दिया था जमीन के अंदर गाड़ के। तो इस चीज का लोग सुनने के बाद मजाक भी उड़ाने लगते हैं उसका कि क्या वो अपने आप को कोई मेंढक या स्नेक समझता है कि जो हाइबरनेशन पे चला गया था। लेकिन जो ये अजीब सा हमारा लड़का रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा हो रहा था इस चीज को सोच के कि किस तरीके के ये लोग हैं
कुरोदा ऐसे कैसे बाहर निकल सकता है, और वो इस चीज को सोचने के बाद बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है। लेकिन पता नहीं क्यों इसे अचानक से अपने ही क्लास में दो लड़के जो होते हैं, इशाका कुन और कवाई जो रहते हैं, इनके बीच में इसे एक दरार दिखने लग जाती है, जो इसको सोचने के बाद ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि अब इन दोनों को लड़वा के मैं बदला निकालूंगा अपना। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये तुरंत ही इशिका जो लड़का रहता है उसके पास चला जाता है और वहां पे उससे बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा बुरा होगा कि आखिर तुम जिसे हेट करते हो उसे वो तुम कुछ कर भी नहीं पाते हो, तो अगर तुम चाहते हो तो मैं कर्ज कर दूंगा कवाई को तुम्हारी तरफ से। लेकिन जो इशिका रहता है उसे बिल्कुल भी इस चीज के बारे में समझ ही नहीं आता और वो इग्नोर कर देता है इस चीज को, और जाके फिर वो स्कूल के बाद कवाई को बताता है इसके बारे में। और जैसे ही कवाई इसके बारे में सुनता है तो वो बोलता है कि अरे तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है कि वो ऐसे ही कोई मजाक कर रहा होगा, और ये लोग उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। और फिर एज यूजुअल जो स्विची रहता है, जो कि अजीब सा लड़का है, वो अपने नॉर्मली घर में जाता है और लोगों को तंग करने लगता है, अपने भाई जो बहन रहते हैं उन दोनों को, और मजा कर रहा होता है। फिर अगले दिन स्कूल में वो उस डॉल को ले आता है जिसके ऊपर उसने कवाई का जादू किया हुआ था, और वो तुरंत ही उस डॉल को पेट में चुभाने लगता है सुई, जिसकी वजह से जो कवाई रहता है उसके पेट में कुछ गड़बड़ हो जाती है। और कवाई फिर तुरंत ही अपने टीचर को बोल के जाता है कि मुझे बाथरूम जाना है, और वो तुरंत ही बाथरूम में चला जाता है। और देखते देखते जो सूची रहता है वो भी उसके पीछे आ जाता है, और फिर उसके बाद वो बाथरूम को बाहर से लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो कवाई रहता है वो बाहर निकलने का उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचता है। वो तुरंत ही इधर उधर ठोकने का कोशिश करता है गेट, कोई उसकी आवाज सुन ले, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता क्योंकि क्लास का टाइम चल रहा होता है, जिसकी वजह से जो कवाई रहता है वो किसी तरीके से चढ़ के बाहर निकलना चाह रहा होता है बाथरूम में से। फिर हम लोग देखते हैं कि अचानक से इस चीज का ट्राई करते हुए कवाई के ऊपर एक बड़ी सी जो मकड़ी रहती है वो अटैक कर देती है और कवाई को पूरा अपने जालों में बुन देती है। फिर कुछ देर बीतता है और सारे जो स्कूल वाले रहते हैं बच्चे वो आ जाते हैं, और वो इस चीज को देखने के बाद एकदम शॉक्ड होते हैं कि आखिरकार ये कवाई को क्या हो गया। और जो सूची रहता है वो तुरंत ही इशिका के पास चला जाता है और बोलता है कि इशिका, देखा मैंने तुम्हारा बदला ले लिया, मैं तुमसे कोई भी थैंक्स का उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, ना तुमसे मैं पैसे मांग रहा हूँ। लेकिन इनडायरेक्टली वो बोलना चाह रहा था कि तुम मेरे को थैंक्स के तौर पे पैसे दे सकते हो। लेकिन इशिका इस चीज को सुनने के बाद जो रहता है वो तुरंत ही एकदम इरिटेट हो जाता है, बोलता है कि क्या तुमने ये सब चीज किया। वो जोर से इस चीज को बोलने लगता है, जिसकी वजह से जो सूची रहता है वो उधर से भाग जाता है और बोलता है कि ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते जा रहा है, मैंने एक तो इसकी मदद की और ये मेरा ही नाम यहाँ पे उछाल रहा है। इस चीज के बाद जो सूची रहता है वो इशिका से बदला लेने का सोच लेता है, और फिर उसके बाद उसे रात के टाइम पे फोन करता है कि एक पार्क में आ जाओ, आप एक लॉटरी जीते हैं जिसकी वजह से आपको आना पड़ेगा वहां पे। और वो सोच रहा होता है कि आवाज पहचान ही नहीं पाएगा इशिका उसकी, लेकिन जो इशिका रहता है उसकी आवाज पहचान लेता है और फिर पार्क में आ भी जाता है। और वो सोचता है कि जो सूची है वो आखिरकार करना क्या चाहता है, मैं तैयार हूँ वो जो भी करना चाहेगा। लेकिन अचानक से बहुत देर हो जाती है और जो सूची रहता है उसने अपना जादू टोना करना शुरू कर दिया रहता है, और तुरंत ही वहाँ पे एक अजीब सा काला कैरेक्टर आने लग जाता है इशिका के सामने। और जो इशिका रहता है उस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा एकदम डर जाता है। वो जो काला सा कैरेक्टर रहता है वो एकदम पीछे दौड़ने लग जाता है इशिका के, जिसकी वजह से जो इशिका है डरते डरते एकदम जंगल की तरफ बढ़ जाता है। और वहाँ पे फाइनली हमें दिखाया जाता है कि वो जो काला कैरेक्टर और कोई नहीं है, वो सूची ही है। और जैसे ये चीज इशिका को पता चलती है तो वो बोलता है कि हे तुम पागल हो गए हो क्या, तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो। तो जो सूची रहता है वो इशिका को बोलता है कि तुमने मुझसे धोखा दिया, तुम मुझे अपना काम करवा लिए और यहाँ पे मुझे धोखा दे रहे हो, अब बात से पलट रहे हो। लेकिन ये सारी चीजें सुनने के बाद जो इशिका रहता है वो इरिटेट हो जाता है सूची से और बोलता है कि तुम अगर कोई भी ट्रिक्स खेल लो यहाँ पे, लेकिन मैं तुम्हारी इस बकवास बातों में नहीं आने वाला। और वो वहाँ पे सूची को अटका हुआ पेड़ में छोड़ के चला जाता है, क्योंकि जो सूची रहता है वो पीछा करते हुए अटक चुका होता है पेड़ पे और वो बाहर नहीं निकल पा रहा होता उस कॉस्ट्यूम में से। ये चीज देखने के बाद जो सूची रहता है उसे बोलता भी है कि हे तुम मुझे ऐसे रात में अकेले छोड़ के नहीं जा सकते, तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। लेकिन जो इशिका रहता है उसकी बात नहीं सुनता। फिर जो सूची रहता है वो ट्राई करता है उससे निकलने का, लेकिन निकल नहीं पा रहा होता है। और उतनी ही देर में उस जंगल का जो मालिक रहता है, वो बूढ़ा सा इंसान जो सोल्जर टाइप का दिखता है, वो वहाँ पे आ जाता है और वो पकड़ लेता है सूची को, जो कि सूची रहता है उसे देखने के बाद कैट की एक्टिंग करने लगता है। लेकिन वो जो बूढ़ा रहता है वो बोलता है कि मैं तुमसे अब बेवकूफ नहीं बनने वाला, और वो तुरंत ही उसको मारने के लिए एक जो कुल्हाड़ी रहता है उसकी तरफ फेंक देता है, जिसे देखने के बाद जो सूची रहता है बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बोल रहा है कि मुझे छोड़ दो, मेरे को मम्मी के पास जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन वो जो बूढ़ा इंसान रहता है वो एकदम उसे छोड़ने के लिए एकदम तैयार ही नहीं होता है। लेकिन फॉर्चुनेटली उसी समय पे जो सूची रहता है उसका भाई जो रहता है बड़ा भाई, वो वहाँ पे आ जाता है और वो बूढ़े आदमी को धमकाने लगता है कि अगर तुम मेरे भाई के साथ ऐसा करोगे तो मैं ये चीज पुलिस को भी बता दूंगा कि आखिरकार तुम यहाँ पे ट्रैप्स बिछा के रखे हो पेड़ पे, क्योंकि तुम्हारे पास भले ही सबूत हो कि मेरे भाई ने ये सारी चीजें की है जो भी आजकल जंगल में हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम ऐसे ट्रैप्स नहीं बिछा सकते। तो फिर उसके बाद वो जो बूढ़ा इंसान रहता है वो धमकी देता है उसके भाई को कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर उसके बाद वो समझ जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो तुरंत ही छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है उसको। और जैसे ही वो बूढ़ा छोड़ देता है सूची को तो फिर उसका भाई उसे घर लेके चला जाता है।
जहाँ पे जो स्विची रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम सुनाया जाता है अपने मम्मी पापा के तरफ से कि तुम ऐसे बकलोली वाले काम आखिरकार करते ही क्यों हो कि हमें यहाँ पे शर्मिंदा होना पड़े। और इस चीज को सुनने के बाद जो स्विची रहता है उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। वो कमरे में जाके फिर उसी मेंढक को देखने लगता है जो कि उसने पाला हुआ था। लेकिन जैसे ही वो अपना बॉक्स खोलता है जहाँ पे उसने मेंढक को रखा हुआ था तो वो पाता है कि वो जो मेंढक है वो मर के बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका है उसे, और उसका पूरा स्केलेटन ही बचा हुआ है। तो इस चीज को देख के वो थोड़ा सा एकदम उदास होता है और फिर बोलता है कि तुम भी मर गए, हद है यार। और फिर इसी के साथ ये जो फर्स्ट एपिसोड था जुंजीतो कलेक्शन का वो होता है खत्म। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि ऐसी नॉर्मली मैगजीन्स पढ़ रहा होता है, जिसमें पढ़ते पढ़ते उसे अचानक से एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी बुढ़िया टाइप की मॉडल दिखती है, जिसे देखने के बाद वो एकदम डर सा जाता है। और वो जो बुढ़िया रहती है उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। वो जब भी सोता है उसके बाद से तो उसे उसका ही मुंह दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। और फिर उसके बाद वो ये चीज अपने दोस्त को भी जाके बताता है। तो जो उसका दोस्त रहता है वो बोलता है कि तुमने जैसा बताया मैंने आज तक ऐसी एक मॉडल के बारे में तो सुना नहीं है, मुझे हो सकता है कि तुम ऐसी सपना देख रहे होगे। और इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगता है क्योंकि वो एक राइटर होता है मूवी का, लेकिन इस लड़की के बार बार नजर आने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है कि वो लिख भी नहीं पा रहा होता है। लेकिन समय बीतता है और धीरे धीरे उस लड़की की जो इमेज रहती है उसके मन से चली जाती है। फिर कुछ समय बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे इसके जो सारे दोस्त रहते हैं बैठे हुए रहते हैं और अपने मूवी को बनाने का सोच रहे होते हैं, जहाँ पे स्क्रिप्ट पूरी होने की वजह से ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं और अब डिसाइड कर रहे होते हैं कि आखिरकार कौन सी ये लोग मॉडल हम उनके मूवी में कास्ट करें। और इस चीज को सोचते हुए वो लोग फिर फाइनली बहुत सारी जो मॉडल्स रहते हैं उनका फोटो देखना शुरू करते हैं, जिसमें से एक दो मॉडल तो इन्हें ठीक लगती है। लेकिन जैसे ये तीसरा या दूसरा लिफाफा खोलते हैं तो वहां पे इन्हें वही अजीब सी जो बुढ़िया टाइप की मॉडल रहती है उसका फोटो दिखता है। और इस चीज को देखने के बाद जितने भी दोस्त रहते हैं वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार ये कैसी अजीब सी मॉडल है जिसने हमें ऑडिशन के लिए फोटो भेजा है। लेकिन इस चीज को जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर देखता है तो वो एकदम डर जाता है और बोलता है कि इसी मॉडल के बारे में मैं तुम्हें बता रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा खराब और क्रीपी टाइप की है, मैं इसका जब भी शक्ल देखता हूँ तो मैं इसे भूल नहीं पाता हूँ। लेकिन किसी तरीके से जो सारे दोस्त रहते हैं वो उस चीज को अवॉइड कर देते हैं और एक जो मॉडल इन्हें अच्छी लगती है उसे बुला लेते हैं कास्टिंग के लिए। और फिर कुछ देर बीतता है और हमें दिखाया जाता है कि वो सारे जो दोनों दोस्त रहते हैं वो मॉडल की कास्टिंग कर रहे होते हैं जो कि इन्हें अच्छी लगी होती है। और उससे बात करते हुए वो बताते हैं कि तुम तो फोटो से भी ज्यादा सामने क्यूट लगती हो, तुम्हें बस नेचुरल रहना है, जैसा एक्टिंग हम लोग करवाएंगे। और इस चीज को सुनने के बाद वो लड़की खुश हो जाती है और इसी तरीके से ये दोनों उसकी कास्टिंग कर रहे होते हैं। उतने ही देर में वो जो अजीब सी लड़की रहती है वो भी वहां पे आ जाती है और उसे देखने के बाद ये सारे जो लोग रहते हैं वो एकदम डर जाते हैं, क्योंकि वो जो लड़की रहती है वो बहुत ही ज्यादा एकदम बड़े शरीर वाली रहती है। लेकिन जो ओडा रहता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त रहता है वो तुरंत ही मेन कैरेक्टर को फंसा देता है और बोलता है कि ये तुम्हारा बहुत ही बड़ा फैन है, तुम यहाँ पे आके बैठ जाओ। और जो मेन कैरेक्टर रहता है हमारा कुछ बोल ही नहीं पाता है। और कुछ समय बीतता है और हमें बताया जाता है कि ये जो लोग रहते हैं इन्होंने असल में उसी अजीब सी दिखने वाली लड़की को ही कास्ट कर लिया होता है। इसका जो दोस्त है मेन कैरेक्टर का ओडा, ये तो सच में एक नंबर का बकलोल है, इसने उसी लड़की को कास्ट कर लिया जिससे ये लोग बहुत ही ज्यादा एकदम परेशान थे। लेकिन इस चीज के बारे में जैसे ही ओडा से बात करता है मेन कैरेक्टर तो वो बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, हम स्क्रीन इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा जो स्क्रीन प्ले होने वाला है उसमें ये लड़की बहुत ही ज्यादा एकदम फिट होगी। और इस चीज को सोचने के बाद ये सारे लोग निकल जाते हैं शूटिंग के लोकेशन पे, जहाँ पे जो लड़की रहती है वो भी इनके कार में बैठी हुई रहती है। और जैसे जैसे ये लोग जा रहे होते हैं तो कार के अंदर आपस में ये लोग मजाक भी कर रहे होते हैं, जिसपे जो वो लड़की रहती है अजीब वाली वो भी बहुत ही ज्यादा एकदम हंसना शुरू कर देती है। और जैसे ही लोग हंसी देखते हैं उसकी तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो उसका दांत रहता है वो एकदम मॉन्स्टर की तरह होता है। इस चीज को देखने के बाद ये सारे लोग एकदम डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये जो लड़की है वो असल में इंसान भी है कि नहीं। फिर फाइनली ये लोग शूटिंग के लोकेशन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इन लोग की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और वो एक जो अच्छी सी लड़की रहती है और दूसरी ये जो अजीब सी लड़की रहती है, इन दोनों को समझाया जाने लग जाता है कि आखिरकार इन्हें करना क्या है। लेकिन जो ओडा रहता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को छेड़ने लग जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये जो अजीब सी लड़की रहती है वही मेन कैरेक्टर पे फ्लैट है। तो जो मेन कैरेक्टर रहता है गुस्सा हो जाता है ओडा पे और बोलता है कि तुम मेरा यहाँ पे इतना बकवास वाली बातें बिल्कुल भी मत करो, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ इस चीज से। और वो तुरंत ही फिर शूटिंग से उठ के जाने लग जाता है कहीं पे। तो जो ओडा रहता है उसे बोलता है कि आखिरकार तुम कहाँ पे जा रहे हो? तो बोलता है कि मैं बस मुंह धोने जा रहा हूँ और फिर वो वहां से निकल जाता है।
लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है जंगल के गहराइयों में हमारा मेन कैरेक्टर, तो वो एकदम डरने लग जाता है, क्योंकि जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि वही जो अजीब सी लड़की रहती है उसका पीछा कर रही होती है। इस चीज को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत ही भागना शुरू कर देता है उस लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए। लेकिन वही जो अजीब सी लड़की रहती है वो हंसते हुए एकदम क्रीपी तरीके से उसके पीछे भागना शुरू कर देती है, और किसी तरीके से जो मेन कैरेक्टर रहता है हमारा, वो अपने आप को बचाता है। और फिर उसके बाद ये सारी चीजें वापस से वही शूटिंग लोकेशन पे आके सभी को बताता है, जिसको सुनने के बाद जो लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि लेकिन हम लोग उसे छोड़ के तो यहाँ पे नहीं जा सकते, अगर तुम इतने ज्यादा उससे डर भी रहे हो तो हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। लेकिन फिर भी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है जिसका नाम होता है इवासाकी, वो बोलता है कि नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एकदम ट्रॉमेटाइज हूँ उस चीज से, मैं रुक नहीं सकता यहाँ पे। लेकिन उतनी ही देर पे वो जो लड़की रहती है वो वहाँ पे दोबारा से आ जाती है, तो इन लोग को फिर उसके सामने एक्टिंग करना पड़ता है। और फिर कुछ देर बीतता है और हम लोग देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है और वो जो हीरोइन रहती है अच्छी वाली, उसके साथ एक सीन शूट कर रहा होता है, जिसको देखने के बाद वो जो अजीब सी क्रीपी वाली लड़की रहती है वो बोलती है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा शूटिंग कर रही हो, लेकिन अभी तक मेरा एक भी सीन तुम लोगों ने शूट नहीं किया है, तुम सब सिर्फ उसी लड़की के साथ सीन शूट कर रहे हो। तो इस चीज को सुनने के बाद जो ओडा रहता है उसे समझाने लगता है कि अभी तुम्हारा सीन नहीं आया, जब तुम्हारा सीन आएगा तो हम तुम्हें समझा देंगे। लेकिन इस चीज की वजह से सारे जो लोग रहते हैं वो डिस्कशन करने लग जाते हैं इवासाकी के साथ कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि ये जो लड़की है वो बहुत ही ज्यादा एकदम हमें इंसिस्ट कर रही है उसका शूटिंग करने के लिए। और वो लोग फिर से इवासाकी को ही बोलने लगते हैं कि उसके साथ शूटिंग करने के लिए, लेकिन जो इवासाकी है वो बिल्कुल भी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होता है शूट करने के लिए। लेकिन फिर पता नहीं ये सब लोग डिस्कशन उसी बीच में कर रहे होते हैं, तो अचानक से जो ओडा रहता है वो बहुत ही ज्यादा इंसिस्ट करने लग जाता है इवासाकी को कि तुम उसके साथ सीन कर लो। लेकिन जो इवासाकी रहता है बिल्कुल भी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से वो झगड़ा करने लगता है उन लोग से। लेकिन उतनी ही देर में जो इनका एक दोस्त रहता है वो एकदम घबराया हुआ दौड़ते हुए इनकी तरफ आता है, और वो इतना ज्यादा हाफ रहा होता है कि ये लोग उससे पूछ डालते हैं कि आखिरकार क्या हो गया, तुम इतना ज्यादा डरे हुए क्यों हो। तो वो बताता है कि वो जो अजीब सी लड़की थी उसे मैंने देखा हमारी जो मेन वुमेन थी उसे खाते हुए। और इस चीज को सुनने के बाद वो लोग सोचते हैं कि ये क्या तुम अजीब सी बात कर रहे हो, वो आखिरकार कैसे उस हमारी हीरोइन को खा सकती है, तुम बकवास की बातें मत करो। लेकिन फिर भी वो इंसिस्ट करने लगता है और बोलता है कि मैं सच बता रहा हूँ, वो सच में हमारी जो हीरोइन थी उसे खा रही थी, मैं बिल्कुल भी वो चीज देखने के बाद वहाँ पे रुक नहीं पाया, मैं बहुत ही ज्यादा एकदम डरा हुआ हूँ। और इस चीज को सुनने के बाद जो इवासाकी रहता है हमारा मेन कैरेक्टर, वो तो थोड़ा सोचने लगता है कि ऐसा हो भी सकता है, जिसकी वजह से ये लोग उसी लोकेशन पे चले जाते हैं जहाँ पे उसने देखा था उस हीरोइन को खाते हुए। और जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो उन्हें अचानक से पीछे से वही क्रीपी वाली लड़की निकलती हुई दिखाई देती है, जो कि पूरा का पूरा उसका जो मुंह रहता है वो खून में लथपथ रहता है, और वो सही में वो जो हीरोइन थी इनकी मेन उसे खा चुकी होती है। और वो इस चीज को खाने के बाद बोलती है इन सभी को खुश होते हुए कि अब मैं ही बस बच गई हूँ हीरोइन यहाँ पे, तो अब मेरा ही सिर्फ सीन शूट होगा। इस चीज को सुनने के बाद ये सारे जो लोग रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा एकदम डर जाते हैं, और इस वजह से वो लोग डरते हुए इससे दूर एकदम भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो ये क्रीपी सी चुड़ैल रहती है तो ये इन सभी के पीछे एकदम भागना शुरू कर देती है, और भागते भागते एक कैरेक्टर को तो खा भी जाती है इनके। और इस चीज को देखने के बाद जो इवासाकी रहता है वो तो एकदम उसकी फट के चार हो जाती है, वो भागते रह रहा होता है लेकिन पीछे करते हुए उसके जो जितने दोस्त रहते हैं उसको वो खाते जा रही होती है। और फाइनली जो इवासाकी रहता है वो बच नहीं पाता है, और उसका भागते भागते एक पेड़ से पैर टकराते हुए वो जमीन पे गिर जाता है। और वो जो लड़की रहती है वो इवासाकी के सामने आ जाती है और बोलती है कि देखो अब मैं ही बच गई तुम्हारे सामने, और हम दोनों ही सिर्फ यहाँ पे अकेले हैं। और फिर उसके बाद यहीं पे ये सीन खत्म। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक जो लड़की रहती है वो हॉस्पिटल में बहुत ही ज्यादा चिंता में रहती है, और वो डर रही होती है, उसे लग रहा होता है कि वो अब मारी जाएगी। और इस चीज को सोचते हुए वो बहुत ही ज्यादा एकदम पैनिक कर रही होती है, और सोचते हुए बोल रही होती है कि मैं अब कुछ नहीं हो सकता, मैं अब मारी ही जाऊंगी, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन अचानक से हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ हॉस्पिटल के पास से कोई अजीब सी जो आकृति रहती है वो चलते हुए इस लड़की के कमरे के बाहर आ जाती है, जहाँ पे जो लड़की रहती है वो इस चीज को देखने के बाद बोलती है कि आखिरकार कौन हो तुम। लेकिन वो जो आकृति रहती है बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करती है, और फिर उसके बाद उस गेट को खोलते हुए सीधा उस लड़की के कमरे में घुस जाती है। और फिर हमें बहुत ही जोर से एकदम चीख सुनाई दी जाती है लड़की की, लेकिन दिखाया नहीं जाता कि आखिरकार उस लड़की के साथ क्या हुआ। सीन अगले दिन का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो लड़की रहती है वो बहुत ही ज्यादा एकदम रोते हुए डॉक्टर्स को बता रही होती है कि वो मर जाएगी, उसको बचाने का कोई भी चारा नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर रहते हैं उसे संभालते हुए बोलते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम चिंता बिल्कुल भी नहीं करो। लेकिन जो लड़की रहती है वो बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो चुकी होती है और बोलती है कि मुझे कोई भी नहीं बचा सकता, इतना कि आजकल तो मुझे सपने में भी ग्रीम रीपर दिखाई देता है। तो जो डॉक्टर रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम जो ग्रीम रीपर देखी हो वो कोई असल का ग्रीम रीपर नहीं है, वो तो बस बगल का कोई पेशेंट है। तो जो लड़की रहती है वो बोलती है कि तुम झूठ
झूठ बोल रहे हो, कोई भी इंसान वैसा नहीं दिखता। तो इस सारी चीजों को देखने के बाद ये जो डॉक्टर रहते हैं वो बोलते हैं कि ये लड़की का कुछ भी नहीं हो सकता, और फिर आपस में डिस्कस करते हुए सोचते हुए बोलते हैं कि आखिर हम लोग क्या करें कि ये लड़की ठीक हो जाए। फिर जो दूसरा डॉक्टर रहता है वो सीनियर डॉक्टर से बोलता है कि आखिरकार वो जो दूसरा आदमी है जो कि इस लड़की को दिखाई दे रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, मैं उसका भी केस जानना चाहता हूँ। तो ये जो डॉक्टर रहता है उसे बताना शुरू करता है कि वो जो आदमी है वो बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा है क्योंकि वो लॉन्ग ड्रीम्स के बीमारी से जूझ रहा है। तो ये जो डॉक्टर रहता है उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार क्या कहना चाहता है वो। तो फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिस समय वो जो पेशेंट रहता है वो आया हुआ रहता है डॉक्टर के पास, और वो डॉक्टर को बोलता है कि डॉक्टर मैं यहाँ पे लॉन्ग ड्रीम्स के बीमारी से पीड़ित हूँ। तो ये जो डॉक्टर रहता है उसे भी बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिरकार ये कैसी बीमारी है। तो वो बताना शुरू करता है कि मैं जब सोता हूँ और मुझे सपने आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जो सपने हैं वो कभी खत्म ही नहीं हो रहे। स्टार्टिंग में तो 1-2 दिन का लंबा सपना लगता था मुझे, लेकिन बढ़ते ही बढ़ते वो बहुत ही ज्यादा हो चुका है और मुझे सो के उठने के बाद ऐसा लगता है कि मैं अभी बहुत ही समय पार करके आया हूँ। और अगर वो नॉर्मल सपने रहते तो भी ठीक था, लेकिन वो सपने बहुत ही ज्यादा एकदम डरावने होते हैं। बीच बीच में बहुत सारे नाइटमेयर्स भी आते हैं मुझे, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा एकदम परेशान हूँ। तो जो डॉक्टर रहता है वो बोलता है इस चीज को ध्यान रखते हुए कि आखिरकार उसने लॉन्गेस्ट सपना कितना देखा था। तो वो बताता है कि पिछला सपना जो मुझे आया है मुझे ऐसा लगा था कि वो 1 साल लंबा है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए जो डॉक्टर रहता है उसका चेकअप करना शुरू करता है, जहाँ पे जो उसके ब्रेन पे वो सुलाने के बाद बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगा देता है और उस चीज को रीड करने लगता है कि आखिरकार वो सपने में क्या देखता है। और जैसे ही ये जो पेशेंट रहता है वो नींद में जाता है तो बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब सी हलचल करना शुरू कर देता है और उसकी जो आंखों की पुतलियां रहती है वो भी इधर उधर जाना शुरू कर देती है। और ये सारे सीन को देखने के बाद ये जो डॉक्टर रहता है वो भी एकदम शॉक्ड हो रहा होता है कि आखिरकार इसे क्या हो रहा है। और फिर इतने हड़बड़ाहट को देखते हुए वो तुरंत ही इसको जगाने लगता है। और जैसे ही ये जो पेशेंट रहता है वो जागता है तो वो एकदम हड़बड़ाते हुए वो पूछता है डॉक्टर से कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। तो जो डॉक्टर रहता है वो बोलता है कि तुम हॉस्पिटल में हो, तुम्हें हम कल ही लेके आए हैं यहाँ पे। तो जो आदमी रहता है वो बोलता है कि क्या, अच्छा हाँ याद आया मुझे, मैंने खुद ही अपने आप को यहाँ पे एडमिट किया था। फिर वो जो डॉक्टर रहता है वो उस लड़के से पूछता है कि आखिरकार इस बार तुम्हारा सपना कितना लंबा था। तो वो जो लड़का रहता है वो बताता है कि 1.5 साल का। और जो डॉक्टर रहता है इस चीज को सुनने के बाद कि 1.5 साल का लंबा सपना था तो वो एकदम विश्वास कर लेता है, क्योंकि जो लड़के की हाव भाव थी वो एकदम झूठ नहीं बयां कर रही थी। इसलिए जो डॉक्टर रहता है वो भी उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है कि सच में वो लॉन्ग ड्रीम से पीड़ित है। फिर उसका वो चेकअप शुरू कर देता है। फिर कुछ समय बीत जाता है और हमें वही दिखाया जाता है कि वो जो लड़का रहता है वो अपने चेकअप का रिजल्ट पूछने के लिए आता है कि डॉक्टर क्या मुझ में कुछ पोटेंशियल ट्रीटमेंट दिख रहा है। और क्योंकि अब कुछ समय बीत चुका होता है उसके चेकअप को होते हुए तो वो बहुत ही ज्यादा एकदम परेशान दिख रहा होता है और वो बोलता है कि मेरा जो पिछला सपना था वो अब 10 साल का बड़ा हो चुका होता है और मैं बहुत ही ज्यादा एकदम परेशान हूँ। डॉक्टर मैं सच में इस चीज से छुटकारा चाहता हूँ, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। वो लगातार डॉक्टर से डिमांड करने लग जाता है कि उसको ठीक करे। तो जो डॉक्टर रहता है वो बोलता है कि देखो मैं ट्राई तो कर रहा हूँ कि तुम्हें ठीक कर दूं, लेकिन तुम्हारा जो बीमारी है वो एकदम बहुत ही ज्यादा रेयर है और मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से हम उसे ठीक कर पाएंगे। और वैसे भी वो सारी चीज जो तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे सपने में आती है तो वो तो असल में तुम्हारे माइंड में ही हो रहा है ना, असल जिंदगी में तो नहीं। तो तुम्हें तो आराम से रहना चाहिए इस चीज को यूज टू होके, तब तक हम लोग इसको ठीक करने का कोई ना कोई चारा ढूंढते हैं। तो जो आदमी रहता है वो एकदम इरिटेट होते हुए बोलता है डॉक्टर को कि आप बिल्कुल भी बयां नहीं कर सकते कि मैं क्या क्या चीज फेस करता हूँ अपने सपने में, आप तभी इस चीज को फील कर पाएंगे जब आपके साथ वो होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द मेरे इस बीमारी का कुछ क्योर ढूंढे, वरना वो दिन दूर नहीं जब मैं अपने सपने इतने ज्यादा लंबे होने के कारण अपना जो दिमाग है वो खो दूंगा। और फिर जो डॉक्टर रहता है वो प्रेजेंट डे पे उसी अपने असिस्टेंट डॉक्टर को समझाता है कि इसी तरीके से हमने चेकअप उसका जारी रखा, लेकिन उसका कोई भी बीमारी में इम्प्रूवमेंट हमें नहीं दिखा, जिसकी वजह से कुछ समय बाद अब उसकी हालत बहुत ही ज्यादा एकदम नाजुक हो चुकी होती है और वो एकदम अपना जो सपना देखता है उसमें उसे एंडलेस नाइट्स दिखाई देती है। और फिर फाइनली ये जो दोनों डॉक्टर रहते हैं वो कैबिन में आ जाते हैं उसी आदमी के जो कि अपने सपनों से परेशान रहता है और हमें उसकी जो बॉडी रहती है वो दिखाई देती है जो कि पूरी की पूरी तरीके से अजीब सी बन चुकी होती है अपने सपनों के कारण। जो मेन डॉक्टर रहता है वो समझाता है कि देखो अब इसकी हालत बहुत ही ज्यादा एकदम खराब हो चुकी होती है अपने सपने की वजह से, अब ये बिल्कुल भी अपने होश में नहीं है। और फिर डॉक्टर उसे होश में लाने की कोशिश करता है और बोलता है कि मैं ये डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारा चेकअप कर रहा था, याद करो। फिर उसके बाद उसे याद आना शुरू होता है कि हाँ इस बार तो मैंने सपना बहुत ही ज्यादा अजीब सा देखा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कितने समय से एकदम एंडलेस नाइट में फंसा हुआ हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं कि आखिरकार मैं यहाँ पे कब आया था। और वो एकदम पागल हो चुका होता है, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा होता है। लेकिन अचानक से उसे याद आता है कि उसकी एक बीवी भी थी जिसका नाम था मामी, और वो तुरंत ही उसकी खोज में निकल जाता है। लेकिन उसे याद आता है कि पिछली बार जब उसने खोजा था उसे तो वो बहुत ही ज्यादा एकदम डर गई थी और वो असल में वही लड़की होती है जो कि स्टार्टिंग के एपिसोड में हमें दिखाई देती है। ये सारी सीन को याद करते हुए वो सोचता है कि आखिरकार उसने मुझे ग्रीम रीपर क्यों कहा। फिर वो उसे ध्यान से अपने आप को देखता है और वो बोलता है कि हाँ उसने सही कहा, मैं एकदम
अजीब सा हो गया हूँ अपने सपनों के कारण। अगर ऐसा ही सपना मेरे साथ करता रहा तो पता नहीं मैं आखिरकार अंत में कैसा बन जाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है वही दूसरी लड़की जो मामी रहती है उसकी तरफ, जहाँ पे वो जो मामी रहती है लगातार एकदम बहुत ही ज्यादा एकदम चिल्ला रही होती है और उसे अजीब सा एकदम मौत से डर लग रहा होता है। और ये सारे सीन को जो असिस्टेंट डॉक्टर रहता है देखते हुए बोलता है सीनियर डॉक्टर को कि आखिरकार कोई पेशेंट इतना ज्यादा कैसे मौत से डर सकता है, लेकिन फिर भी ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं और बोलते हैं कि इसके कंडीशन पे हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और फिर वहां से जाने लग जाते हैं। फिर जो असिस्टेंट डॉक्टर रहता है सीनियर डॉक्टर से पूछता है कि आखिरकार उस लड़के का क्या हुआ। तो जो सीनियर डॉक्टर रहता है वो समझाता है कि वो जो लड़का है पता नहीं अभी कितने आगे पहुंच चुका होगा फ्यूचर में अपने सपने में, उसकी हालत सच में बहुत ही ज्यादा नाजुक है। और फिर उसके बाद दोबारा से वो हमें उसी लड़के का कमरा दिखाता है जहाँ पे वो जो लड़के की बॉडी हम लोग को दिखाई जाती है वो एकदम अजीब सी हो गई होती है, वो एलियन की तरह पूरी की पूरी तरीके से बन चुका होता है। उसकी हालत को देख के बहुत ही ज्यादा एकदम दया आ रहा होता है। फिर कुछ समय बीत जाता है और जो सीनियर डॉक्टर रहता है वो हमेशा उसी आदमी के बगल में बैठा हुआ रहता है और उसकी हालत को देख रहा होता है, लेकिन कुछ भी वो कर नहीं पा रहा होता है। उसे बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है। लेकिन समय के बीतते जाते जाते वो जो इंसान रहता है उसका बॉडी सपनों में ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है और देखते देखते रियल जिंदगी में भी उसका जो बॉडी रहता है पूरा सड़ के खत्म हो जाता है। और इस चीज को देखने के बाद जो डॉक्टर रहता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है और फिर उसके जो बचे हुए अवशेष रहता है उसे अपने लेबोरेटरी में ले जाके चेक करने लग जाता है। फिर कुछ समय बीतता है और हमें जो लड़की रहती है मामी उसको दिखाया जाता है, जहाँ पे जो डॉक्टर रहता है उसे होश में लाते हुए बोलता है कि आखिरकार अब तुम्हारा डर कैसा है मौत के प्रति। तो जो लड़की रहती है वो बोलती है कि अब मैं थोड़ी ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों डॉक्टर आजकल मुझे अपना सपना जो है वो बहुत ही ज्यादा लंबा लगता है। जिस चीज को सुनने के बाद जो डॉक्टर रहता है वो एकदम शॉक्ड होता है थोड़ा सा और वहां से जाने लगता है। फिर तुरंत ही असिस्टेंट डॉक्टर जो रहता है वो भी आता है उसके बगल में और बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। फिर कुछ समय बीत जाता है और वो जो असिस्टेंट डॉक्टर रहता है सीनियर डॉक्टर को आके बताता है कि आपने देखा यहाँ पे जो मामी है उसके शरीर भी उसी इंसान की तरह होते जा रहा है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। तो जो सीनियर डॉक्टर रहता है वो बोलता है कि मैं अभी क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ वो जो लड़का था उसके क्रिस्टल जो मुझे मिले थे उससे, और मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि आखिरकार ये जो लड़की है उसके साथ भी क्या हो रहा है। फिर वो बताना शुरू करता है कि वो जो लड़की थी वो असल में मौत से बहुत ही ज्यादा डरती थी, लेकिन आखिरकार क्या होता जब वो एक एंडलेस ड्रीम देखने लग जाती। ये चीज उसे मजबूर कर देती कि वो कभी भी नहीं मरेगी और ये इन रियलिटी एक इल्यूजन की तरह होगा। और अगर ह्यूमैनिटी इस चीज को समझने में काबिल भी हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये चीज पॉसिबल होगी कि ह्यूमैनिटी इस चीज को समझ पाए, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा मौत से डर लगता है। तो ये चीज उसके साथ होना लाजमी है। फिर हमें वही फाइनल सीन दिखाया जाता है मामी के बॉडी का भी, जो कि उसी इंसान की तरह एकदम एंडलेस ड्रीम की वजह से डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो चुका होता है। और यहीं पे ये जो एनिमे है जुंजी तो कलेक्शन एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक क्लासरूम दिखाया जाता है, जहाँ पे एक जो टीचर रहता है वो एक नए बच्चा जो कि दूसरे टाउन से आया हुआ रहता है उनको इंट्रोड्यूस कर रहा होता है बाकी सारे बच्चों को, जिसका नाम होता है फुकादा कुन। फिर कुछ देर बीतता है और वो जो लड़का रहता है जाके बैठ जाता है अपनी सीट पे, लेकिन अचानक से ही एक जो लड़की रहती है उस क्लास में वो उसके बगल में आते हुए बोलती है कि हे तुमने मुझे पहचाना, मैं तुम्हारी दोस्त थी किंडरगार्टन से। तो तुरंत ही उसको पहचान लेता है और हमें बताया जाता है कि उस लड़की का नाम है मिदोरी। और फिर ये लोग बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। स्कूल खत्म होता है तो फिर जो मिदोरी रहती है अपनी दोस्त को भी इंट्रोड्यूस करवाती है उस लड़के से, और फिर उसके बाद फिर इसी तरीके से वो तीनों स्कूल के बाद जा रहे होते हैं। तो जो दोस्त रहती है मिदोरी की वो बोलना शुरू कर देती है उसी बीच में कि क्या तुम लोग को पता है जो रोड साइड फॉर्च्यून की कहानियां है, मैंने तो सुना है कि उसमें बहुत सारी चीजें तुम्हारी अगर तुम रोड के पास जाके रात के टाइम मांगोगे तो वो पूरी हो जाती है। और ज्यादातर लोग जो है वो अपने प्यार भरी चीजें मांगते हैं वहाँ पे, लेकिन ये सारी चीजें जैसी सुनता है हमारा मेन कैरेक्टर तो वो तुरंत ही एकदम डरने लग जाता है और सोचता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। उसको इतना ज्यादा पैनिक देखते हुए जो मिदोरी रहती है उससे पूछती है कि क्या हो गया तुम्हें, लेकिन वो कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है और तुरंत ही वहां से भाग जाता है। फिर कुछ दिन बीत जाता है और हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वही जो रात के टाइम पे विशिंग पोल था वहाँ पे कोई एक लड़की का मौत हो जाता है और उसका जो पूरा बॉडी रहता है वो खून में लथपथ रहता है। और इसी चीज को डिस्कशन कर रही होती है मिदोरी अपनी उसी फ्रेंड के साथ। तो इस चीज को जो अपना मेन कैरेक्टर है वो भी सुन रहा होता है और उसको सच में बहुत ही ज्यादा इस चीज से इरिटेट हो रहा होता है वो, लेकिन इस चीज को इग्नोर करते हुए कुछ देर बाद वो बाहर जाके अपने स्कूल में बैठ जाता है और ग्राउंड में बैठते हुए सोचने लग जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे उसका बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बच्चा रहता है और वो भी रात के समय दौड़ते हुए उसी धुंध में विशिंग पोल के पास जा रहा होता है क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपने घर जाना रहता है। लेकिन अचानक से उसी विशिंग पोल को जैसे ही वो क्रॉस करता है तो एक जो लेडी रहती है व्हाइट गाउन में वो उसे रोकती है और फिर उसके बाद उसे पूछती है कि हे लड़के मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं एक आदमी को पसंद करती हूँ और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो शादीशुदा है पहले से और उसका एक बच्चा भी है, लेकिन मैं भी उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैं इस बच्चे को भी रखना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं आजकल वो बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है। तो मुझे क्या वो बच्चे को रखना चाहिए या फिर मैं उसे
छोड़ दूं, जाने दूं, क्या ये मेरा प्यार सच्चा नहीं है। और वो ऐसे ही कहते हुए सोचने लग जाती है। तो जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है उसको तो बहुत ही ज्यादा घर जाने की जल्दी रहती है, तो बच्चा तुरंत ही एकदम बोल देता है कि तुम्हारा प्यार एकदम गलत है, और वो वहां से भाग जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसे रियलाइज होता है कि कुछ ना कुछ तो गलत है, और वो तुरंत ही अगले दिन उसी स्पॉट पे पहुंचता है तो उसे दिखाई देता है वही लेडीज जो कि अपने आप को मार चुकी होती है। और इसी वजह से जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है वो उस विशिंग पोल से बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज है, क्योंकि उसे आज तक लगता है कि उस लेडी को और उसके अंदर के बच्चे को उसने ही मारा है। वो अगर उस समय उसे समझा देता तो वो आज भी जिंदा रहती। और इसलिए विशिंग पोल की बात है जब भी स्टार्ट होती है तो वो बहुत ही ज्यादा एकदम सहम सा जाता है, और इस सारी चीजों को वो फिर से याद कर रहा होता है। तो उसी बीच में मिडोरी जो रहती है उसके बगल में आ जाती है और फिर पूछती है कि आखिरकार तुम बहुत ही ज्यादा आजकल वियर्ड रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हें कुछ हुआ है क्या। तो जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है वो समझाता है मिडोरी को कि पता नहीं क्यों बस मेरा कुछ बुरे यादें जो है वो उस पोल से जुड़ी हुई है। तो जो मिडोरी रहती है वो भी बताना शुरू करती है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मेरी भी कुछ ऐसी यादें हैं जो कि उस पोल से ऐसी जुड़ी हुई है जिससे मुझे वो पोल उतना पसंद नहीं आता, क्योंकि 8 साल पहले उस पोल पे जो लेडीज मरी थी वो असल में मेरी आंट ही थी। तो जैसे ही इस चीज को सुनता है हमारा मेन कैरेक्टर की जो लेडीज उसकी वजह से मरी थी वो असल में मिडोरी की आंट थी, तो और भी ज्यादा एकदम पैनिक करने लग जाता है और उसे और भी ज्यादा एकदम गिल्ट महसूस होना शुरू हो जाता है कि जो मिडोरी है उसकी आंट को उसी ने मारा है। तो इस चीज का वो रियलाइज करते हुए तुरंत ही वहां से एकदम भागना शुरू कर देता है, और देखते ही देखते बहुत दिन बीत जाते हैं, और देखते ही देखते जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो मिडोरी को अवॉइड करने लग जाता है, क्योंकि उसे गिल्ट हो चुका होता है कि उसकी आंट के पीछे जो हत्यारा है वो वही है। तो इस चीज को जो मिडोरी रहती है वो भी नोटिस कर लेती है, और वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि पता नहीं क्यों आजकल जो रियुसुके है वो मुझे बहुत ही ज्यादा अवॉइड कर रहा है। तो बोलती है कि ये तो कुछ नॉर्मल नहीं लगता, मुझे कुछ तो स्ट्रेंज हुआ ही होगा, मैं उससे जाके इस बारे में बात जरूर करूंगी। और फिर ऐसा ही होता है, जो फ्रेंड रहती है मिडोरी की वो जाके रियुसुके से बात करती है, और वहाँ पे जो रियुसुके रहता है उसे बहुत ही ज्यादा एकदम टूटने जैसा महसूस करवाता है। वो रोने लग जाता है और बोलता है कि मैं डिजर्व नहीं करता हूँ मिडोरी को, मैंने जो जो उसके साथ किया है वैसा लड़का उसके साथ रह नहीं सकता बिल्कुल भी। और इस तरीके से कहते हुए वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा एकदम ब्लेम करना शुरू कर देता है, जिससे जो मिडोरी की दोस्त रहती है वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाती है, और वो शाम के टाइम पे वही पोल पे चली जाती है कुहासे वाले, जहाँ पे वो जाने के बाद कुछ देर इंतजार करती है, और हमें दिखाया जाता है कि एक अजीब सा स्ट्रेंज तरीके का इंसान जो रहता है वो वहां से आ रहा होता है चलते हुए, जो बहुत ही ज्यादा एकदम वियर्ड लग रहा होता है। और उसको जैसे ही क्रॉस करता है वो इस लड़की के आगे से, तो जो लड़की रहती है उसे टोक देती है और बोलती है कि हे, मैं तुम्हारी एक मदद चाहती हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरी जो दोस्त है उसका बॉयफ्रेंड आजकल उसे बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा है, तो किस तरीके से उन दोनों के बीच में हम लोग सुलह करवाएं। तो जो आदमी रहता है वो एकदम कोल्ड रिप्लाई देता है उसे, और बोलता है कि तुम्हें अपने प्यार की चिंता करनी चाहिए पहले, दूसरों की चिंता करने से पहले। तो इस चीज को वो सुनती है तो वो तुरंत ही एकदम शॉक्ड होती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं। फिर अगला दिन हो जाता है जहाँ पे जो मिडोरी रहती है उसी से पूछती है कि आखिरकार रियुसुके ने कुछ कहा तुमसे। फिर ये सारी बात बोलने के बाद जो उसकी दोस्त रहती है वो बोलती है कि बात ऐसी है कि रियुसुके से मैंने बात तो किया था, लेकिन वो असल में तुमसे ब्रेकअप करना चाहता है और अब वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। तो इस चीज को सुनने के बाद जो मिडोरी रहती है वो एकदम सैड हो जाती है और बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है। और फिर उसके बाद जो उसकी दोस्त रहती है वो एकदम क्रीपी सा स्माइल देती है और बोलती है कि मैं तुम दोनों की प्यार को लेके उस क्रॉस रोड की तरफ भी गई थी और वहाँ पे मैंने उस लड़के से भी बात की। तो इस चीज को सुनने के बाद जो मिडोरी रहती है वो बोलती है कि आखिरकार किस लड़के से। तो बताती है कि पता नहीं, उसने पूरा तरीके से ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और वो बहुत ही ज्यादा एकदम चार्मिंग लग रहा था। पता नहीं इसे किस एंगल से वो चार्मिंग लग रहा था, लेकिन इसे लग रहा था। और वो बोलती है कि उसने जब मैंने तुम्हारे बारे में उसे बताया तो कहा कि तुम्हें उन लोग की प्यार को छोड़ के अपने प्यार को देखना चाहिए। और इस चीज को जब से मैंने सुना है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जिंदगी में जीने का एक मकसद मिल गया है। मैं अब और जीना चाहती हूँ और अब और आगे बढ़ना चाहती हूँ। और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ मिडोरी कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया, क्योंकि उसके कहने के बाद अब मुझे रियलाइज हुआ है कि असल में मैं तुमसे ज्यादा लाइक करती हूँ रियुसुके को। और इस चीज को बोलने के बाद वो बोलती है कि इसलिए तुम दोनों की ब्रेकअप होने की खुशी में मैं यहाँ से जा रही हूँ रियुसुके के पास। और वो तुरंत ही यहाँ से चली जाती है और मिडोरी जो रहती है उसका शक्ल देखते रह जाती है। और देखते देखते जो रियुसुके रहता है वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट होने लग जाता है, क्योंकि जो मिडोरी की दोस्त रहती है वो एकदम उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही होती है। वो हर समय उसके साथ ही रहने लग जाती है और किसी तरीके से उसे मनाना शुरू कर देती है। लेकिन जो अपना रियुसुके रहता है वो एकदम सख्त आदमी रहता है, वो उस चीज को बिल्कुल भी गलत तरीके से नहीं लेता और फिर उसके बाद उस चीज का फायदा नहीं उठाता और हमेशा अवॉइड करता है मिडोरी की दोस्त को। लेकिन जो वो रहती है वो बहुत ही ज्यादा चिप होने लग जाती है और दिन प्रतिदिन हम लोग देखते हैं कि उसका जो शक्ल रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब सा होने लग जाता है। और जिसका कारण मुझे लगता है कि वही लड़का होगा जहाँ पे कुछ ना कुछ तो श्राप से रिलेटेड मैटर होगा। और एक समय की बात है जब वो जो लड़की रहती है वो टिफिन लेके जा रही होती है रियुसुके के पास, तो जो रियुसुके रहता है उसके टिफिन को रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि तुम अब मेरे आसपास मत आया करो, मैं तुमको कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं असल में प्यार करता हूँ मिडोरी से, और मैंने तुमको तो बात बता भी दिया था कि आखिरकार मैं उससे क्यों आजकल थोड़ा बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो इस चीज को सुनने के बाद वो गुस्सा हो जाती है और रोते हुए वहां से चली जाती है। फिर जो रियुसुके रहता है वो स्कूल में चला जाता है और वहाँ
वहाँ पे अपने दोस्त से बात करने लग जाता है। जहाँ पे उसका दोस्त रहता है वो बताता है कि आज सुबह चौथा सुसाइड हुआ है उसी पोल के पास, और लगता है वो भी दिल टूटी आशिक में से ही एक का है। पता नहीं वहाँ पे सारी जो लड़कियां रहती है वो बोलती हैं जिंदा रहने वक्त कि वो लोग एक एंजल ऑफ डेथ को देखते हैं, और वो लड़का जो रहता है वो उन्हें कुछ ना कुछ प्यार से रिलेटेड मैटर सिखाता है। तो जो रियोसुके रहता है वो पीछे देखता है कि जो मिदोरी की दोस्त है वो उसे घूर रही होती है, और वो रियलाइज कर लेता है कि ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ होगा। फिर स्कूल बीतता है और फिर वो लोग जो रहते हैं वो पोल के पास से वही क्रॉस कर रहे होते हैं, और बहुत ही ज्यादा एकदम धुंध रहता है। जहाँ पे जो रियोसुके रहता है वो नोटिस करता है कि पीछे जो रहे मिदोरी की दोस्त उसका पीछा कर रही है। तो वो तुरंत ही रुकता है और फिर उसको जाके कन्फ्रंट करता है और बोलता है कि देखो मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं प्यार करता, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें झूठा दिलासा दूं। मेरी जो असली प्यार है वो है मिदोरी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और वैसे भी मैंने तुम्हें बताया है कि आखिरकार मैंने मिदोरी को क्यों अवॉइड करना शुरू कर दिया था। तो ये सारी बातें जो रहती है वो लड़की एकदम रोते हुए सुन रही होती है और मुंह घुमा लेती है, और तुरंत ही अपने आप को एक ब्लेड से काट लेती है, और तुरंत ही मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे सस्पेंस में खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग तुरंत ही ले आएंगे जहाँ पे आपको इसका कंप्लीशन मिलेगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरीके से जो मिदोरी रहती है उसका ब्रेकअप हो जाता है रियोसुको के साथ, और इस चीज को सुनने के बाद जो मिदोरी की दोस्त रहती है वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाती है, और फिर देखते ही देखते वो पीछे पड़ जाती है रियोसुके को कि वो उसको अपनाने। लेकिन जो अपना रियोसुके रहता है वो बिल्कुल भी उसे प्यार नहीं करता है, इसलिए वो उसको अपना नहीं रहा होता है। इस चीज से निराश होके वो आत्महत्या कर लेती है पोल के पास। अब आगे चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो मिदोरी की दोस्त की मौत के बाद सदमा में चला जाता है, और फिर वो ठान लेता है इस चीज के लिए कि वो जो प्रीटी बॉय घूम रहा है मिस्ट में और लोगों को गुमराह कर रहा है प्यार के प्रति, तो वो उसे रोकेगा। और जितना हो सके लोग जो अपना फॉर्च्यून मांगने के लिए जाते हैं उस मिस्ट में, मैं उन सभी को अच्छी तरीके से गाइड करूंगा, और मैं उस प्रीटी बॉय को भी कन्फ्रंट करूंगा कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है। और इस चीज को सोचते हुए जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है रियोसुके, वो रेगुलरली जाना शुरू कर देता है मिस्ट में, और देखते ही देखते वो बहुत सारे लोगों को कन्फ्रंट करता है, उन्हें गाइड करता है कि आपका जो प्यार है वो सही है और आप उसे पा सकते हैं। और इसी तरीके से जो भी उनके लिए बेनिफिशियल चीज रहती है वो उन्हें गाइड करता है, और बहुत सारे जो लोग रहते हैं वो इस चीज से बेनिफिटेड भी होने लग जाते हैं। और जो रियोसुके रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ओवरबर्डन वर्क करना शुरू कर देता है, लेकिन कितना भी मेहनत कर ले वो उसे वो प्रीटी बॉय मिल ही नहीं रहा होता है। ऐसे ही एक दिन जो रियोसुके रहता है वो वहाँ मिस्ट में घूम रहा होता है, तो उसे अचानक से ही एक लड़की दिखती है आगे ओस में, तो वो तुरंत ही उसके पास चला जाता है और बोलता है कि हे तुम भी यहाँ पे अपना फॉर्च्यून पता करने के लिए आई हो, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारा फॉर्च्यून आखिरकार क्या है। लेकिन वो जैसे ही उस लेडी के पास जाता है तो वो एकदम डर जाता है। वो एक स्कूल गोइंग बच्ची रहती है जो कि खून में लथपथ रहती है। तो इस चीज को देखने के बाद जो रियोसुके रहता है उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तो बोलती है कि मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे मेरा जो प्यार है वो मिल नहीं पाया, और ऐसे ही वो बोलने लग जाती है। तो जो रियोसुके रहता है वो तुरंत ही एकदम डर जाता है और आगे भागना शुरू कर देता है। तो आगे उसे एक और ऐसी लड़की दिखाई देती है जो कि खून में लथपथ रहती है, और वो भी यही सेम चीज बोल रही होती है। तो जो रियोसुके रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम डरने लग जाता है और यहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन रास्ते में बहुत सारे ऐसे ही लड़कियां उसे दिखती हैं जो कि असल में मर चुकी होती हैं, और उनकी आत्माएं रियोसुके को दिख रही होती है। और आगे जैसी रियोसुके निकलने वाला था इस मिस्ट से, तो उसे वही लड़की दिखाई देती है जो कि मिदोरी की दोस्त होती है, और उसने सुसाइड कर लिया होता है रियोसुके के लिए। और रियोसुके उसको देखने के बाद एकदम ट्रॉमेटाइज हो जाता है और एकदम डरते हुए वहां से भाग जाता है। फिर कुछ दिन बीत जाता है और रियोसुके स्कूल की तरफ जा रहा होता है, और उसके शक्ल पे हम लोग देख सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है इतना ज्यादा काम करते हुए। लेकिन फिर भी उसे वो चार्मिंग बॉय मिल ही नहीं रहा होता है जिसे वो ढूंढना चाह रहा होता है। और पता नहीं क्यों थोड़ा बहुत देखने से ऐसा लग रहा होता है कि जो रियोसुके रहता है वो भी थोड़ा बहुत पोजेस होना शुरू हो गया उस मिस्ट से, और देखते देखते वो भी वैसे ही एकदम कमजोर हो जाएगा। लेकिन जो मिदोरी रहती है उससे बिल्कुल भी रुका नहीं जाता है, और वो तुरंत ही आ जाती है रियोसुके के पास और उसे टोकते हुए बोलती है कि हे रियोसुके तुम आखिरकार कहाँ जा रहे हो। और मिदोरी जैसे ही देखती है रियोसुके का शकल तो वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। उसे रियोसुके एकदम कमजोर दिखाई दे रहा होता है, तो वो बोलती है कि आजकल मैं देख रही हूँ तुम बहुत ही ज्यादा क्रॉस रोड में घूम रहे हो, तुम भी कहीं उससे पोजेस तो नहीं हो गए हो, तुम बहुत ही ज्यादा अपने आप को ओवरबर्डन कर रहे हो, ऐसा क्या आखिरकार गिल्ट है तुम्हारे मन में कि तुम इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हो। तो जो रियोसुके रहता है उसे बोलता है कि बस मेरे मन में एक ऐसी कलह रह गई है कि मैं उसे पूरा नहीं कर सकता, इसलिए मैं अभी जब तक उस प्रीटी बॉय को ढूंढ नहीं लेता उसमें जाना छोड़ूंगा नहीं। और इस चीज को बोलते हुए वो वहां से भाग जाता है। तो जो मिदोरी रहती है वो भी उसका पीछा करती है। इस बार उसका वो पीछा एकदम
एकदम छोड़ना ही नहीं चाह रही होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा देख चुकी होती है कि जो र्यूसुके है उसे किसी वजह से इग्नोर कर रहा होता है। और जो र्यूसुके रहता है वो तुरंत ही चला जाता है मिस्ट में, और वहाँ क्रॉस रोड से जैसे ही वो क्रॉस करता है तो उसे बहुत सारे लोग एज यूजुअल दिखाई देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो धीरे धीरे पोजेस होना शुरू हो जाता है और बहुत ही ज्यादा एकदम कमजोर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो थकना भी शुरू हो जाता है। लेकिन फाइनली इस बार वो देखता है कि प्रीटी बॉय उसे दिख जाता है और तुरंत ही वो दौड़ते हुए उस प्रीटी बॉय की तरफ भागता है और बोलता है कि हे तुम कहाँ जा रहे हो, इधर रुको। लेकिन जो प्रीटी बॉय रहता है वो उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनता और हंसते हुए उसे इग्नोर करते हुए वहां से गायब हो जाता है। जो र्यूसुके रहता है वो बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है उसका पीछा करने की, लेकिन क्योंकि वो गायब हो चुका होता है तो वो एकदम हाथ में नहीं आ पाता र्यूसुके के। तो र्यूसुके जैसे ही रियलाइज करता है कि वो आखिरकार उसका पीछा करते हुए बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब जगह पे आ चुका होता है और उसे ऐसा लगने लग जाता है कि 8 साल पहले वो आ चुका है समय से। इस चीज को सोचते हुए वो बहुत ही ज्यादा एकदम पैनिक करने लग जाता है कि आखिरकार उसने टाइम ट्रेवल कैसे कर लिया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिदोरी जो रहती है वो बहुत ही ज्यादा दूर जा चुकी होती है धुंध के कारण र्यूसुके से, लेकिन पता नहीं अचानक से मिदोरी के सामने वही प्रीटी बॉय आ जाता है, जिसको देखने के बाद जो मिदोरी रहती है वो बहुत ही ज्यादा एकदम डरना शुरू हो जाती है और वो अपने आंख को छुपाते हुए उससे बोलती है अपने मन में कि मेरी कोई भी विश नहीं है, मैं बिल्कुल भी अपनी फॉर्च्यून नहीं जानना चाहती। लेकिन जो प्रीटी बॉय रहता है वो उसके एकदम सामने आने वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो देखता मिदोरी को उतने देर में र्यूसुके आके मिदोरी को पीछे से हाथ रख देता है और बोलता है कि तुम आखिरकार यहाँ क्या कर रही हो। तो जो मिदोरी रहती है वो बोलती है कि शुक्र है तुम आ गए यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा डर गई थी। और फिर वो बताती है र्यूसुके को कि देखो मैंने वो प्रीटी बॉय को देखा। तो जो र्यूसुके रहता है बोलता है कि कहाँ पे देखा तुमने उसे, बताओ मुझे। और जैसे ही मिदोरी उसे दिखाती है तो हम लोग देखते हैं कि वो जो प्रीटी बॉय रहता है वहां से गायब हो चुका होता है। और फिर उसके बाद हमें लास्ट में बताया जाता है कि जो प्रीटी बॉय है उसके बाद से कभी उस एरिया में दिखाई नहीं, और देखते ही देखते जो वो धुंध थी वो भी गायब हो गई। और इसी रहस्य के साथ ये जो कलेक्शन था जुंजी ईतो का वो होता है खत्म। अब हम आपको बताने वाले हैं जुंजी ईतो के नेक्स्ट कलेक्शन की एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में ही, जिसका टाइटल है स्लग गर्ल और कलेक्शन नंबर 066। कलेक्शन की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है यूको, और पता नहीं अचानक से कुछ दिनों से उसे बोलने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, जिस चीज का नोटिस उसकी दोस्त भी करती है और बोलती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया। तो वो जो बोल रहती है यूको वो बताती है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं आखिरकार मेरे को इतना ज्यादा बोलने में तकलीफ क्यों हो रही है। फिर शाम का टाइम आ जाता है जहाँ पे जो यूको की दोस्त रहती है वो उसके घर उसे बुलाने के लिए जाती है। वो बहुत ही ज्यादा बेल दबाती है लेकिन कोई उसका रिप्लाई ही नहीं करता है। इस चीज को देखते हुए वो तुरंत ही बैकयार्ड में चली जाती है यूको के घर पे, जहाँ पे वो देखती है कि जो यूको के पेरेंट्स हैं मम्मी पापा वो बहुत ही ज्यादा जो स्नेल्स उनके बैकयार्ड में उग गए होते हैं उन सभी को मार रहे होते हैं। और जो डैड रहता है यूको के वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहे होते हैं, लगातार स्नेल्स को मारते हुए बोल रहे होते हैं पता नहीं आखिरकार ये इतने ज्यादा स्नेल्स जो है यहाँ पे कैसे उग जा रहे हैं, मैं बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो चुका हूँ, जितना मैं मारता हूँ इन्हें वो इतना ही यहाँ पे आ जाते हैं उग के। तो जो उसकी मॉम रहती है वो बोलती है यूको की यहाँ पे सनलाइट नहीं आता, इसी के कारण जो स्लग्स है वो बहुत ही इजीली सरवाइव कर पा रहे हैं। तो जो उसके डैड रहते हैं वो बोलते हैं कि अब मेरे पास सन नहीं हो रहा, जल्दी से जल्दी यहाँ पे सॉल्ट लेके आओ, मैं इस मामले को यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ। और फिर तुरंत ही उसकी जो मॉम रहती है वो नोटिस कर लेती है कि यूको की दोस्त वहाँ पे उससे मिलने के लिए आई है, और वो बोलती है कि रुको बेटा मैं तुम्हें लेके चलती हूँ उसके पास। फिर उसके बाद यूको की जो दोस्त रहती है वो यूको के कमरे में चली जाती है उसके मॉम के साथ, और जैसे ही वो लोग कमरे में जाते हैं तो वो यूको को देखते हैं। जो यूको रहती है वो अपने मुंह को बहुत ही जोर से एकदम ढकी हुई रहती है, और उसकी मम्मी जैसे इस चीज को देखती है तो वो बोलती है आखिरकार क्या हो गया तुम्हें। तो जो यूको रहती है वो चिल्लाना शुरू करती है और बोलती है कि यहाँ मेरे से दूर ही रहना, आप बिल्कुल भी पास मत आना। और लेकिन अचानक से हम लोग देखते हैं कि जो यूको रहती है उसका मुंह खुलता है और उसके जीभ जो रहती है वो पूरी तरीके से एकदम स्नेल बन चुका होता है, और उसका जीभ तुरंत ही उसके सिर को चिपक जाता है। इस चीज को देखने के बाद जो उसकी मॉम रहती है और उसकी जो दोस्त रहती है वो एकदम डर जाते हैं, और ये सीन देखने में सच में बहुत ही ज्यादा एकदम डरावना लग रहा होता है। फिर थोड़ा टाइम बीतता है और उसके जो डैड रहता है वो इस चीज को देखते हैं और बोलते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यूको की हालत सच में बहुत ही ज्यादा नाजुक हो चुकी होती है, और हम लोग देखते हैं कि जो यूको रहती है वो एकदम बेहोशी के हालत में लेटी हुई रहती है, और उसका जो जीभ रहता है पूरी तरीके से एकदम स्नेल बन चुका होता है। फिर जो उसके डैड रहता है वो बोलते हैं कि हमें अपना जो बाथ टब है पूरे सॉल्ट से ढक देना होगा, जिसमें जैसे ही यूको जाएगी तो उसका जो स्नेल अंदर का वही मर जाएगा, तो फिर उसके बाद हमारी बेटी बच जाएगी। और फिर ये लोग ऐसा ही करते हैं, वो पूरा अपने बाथ टब को सॉल्ट से ढक देते हैं, और फिर उसके बाद यूको को बोलते हैं कि तुम अंदर चले जाना और अपना मुंह खोल लेना, जिसकी वजह से तुम्हारे जीभ के अंदर जो स्नेल है वो मारा जाएगा। फिर ऐसा ही वो करती है और अंदर चली जाती है। फिर कुछ देर बीतता है और हम लोग देखते हैं कि जो यूको है वो बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रही होती है। इस चीज को देखते हुए वो लोग पैनिक करने लग जाते हैं उसके मॉम डैड, और तुरंत ही हाथ डाल देते हैं अंदर नमक के, और थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद उन्हें यूको मिल जाती है, और वो जैसे ही यूको को ऊपर खींचते हैं तो वो सिर्फ उसका शरीर नहीं सिर ही होता है। और इस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा एकदम ये लोग डर जाते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार यूको को पूरा शरीर कहाँ गया, और वो डर के मारे उसके जो सिर रहता है वो जमीन पे गिरा देते हैं। उसकी जो मॉम रहती है वो बोलती है कि यूको का शरीर मुझे लगता है वो नमक की वजह से पूरा पिघल चुका है, अब उसका बस सिर ही बचा है, आखिरकार वो जो स्लग है वो पूरे शरीर को कैसे इफेक्ट कर
दिया यूको के। और इस तरीके से ये लोग बहुत ही ज्यादा एकदम रोने लग जाते हैं यूको की हालत को देख के। और हम लोग देखते हैं कि जो यूको थी उसका जो सिर था उसके अंदर से वही स्लग निकलता है उसके जीभ में से और उसके सिर को घसीटते हुए लेके बाहर चला जाता है। फिर उसकी जो दोस्त रहती है वो मेरे नरेट करते हुए बताती है। इसके बाद जो यूको रहती है वो एज यूजुअल बैकयार्ड में जितने स्नेल्स थे उन्हीं के साथ रहने लग जाती है। और उसका जो स्नेल था वो थोड़ा अलग था क्योंकि जो उसका शेल था वो यूको का सिर था। और हमें वही यूको का स्नेल दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा एकदम क्रीपी लग रहा होता है। इसको सोचने में बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है कि किसी मॉम डैड के बैकयार्ड में एक ऐसी स्नेल घूम रही है जो कि उसकी बेटी हुआ करती थी कभी। इसी के साथ ये जो जुंजी ईतो का क्रीपीएस्ट कलेक्शन था वो होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जो कि अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा होता है जिसका नाम होता है यूजी। वो पढ़ाई करते करते मन में सोच रहा होता है कि उसके बगल में एक पड़ोसी का घर है जहाँ पे जो उनकी बेटी है रीना चान वो हमेशा बहुत ही ज्यादा एकदम चिल्लाती रहती है। उसे आए दिन बहुत ही ज्यादा डर लगता है बग्स वगैरह से, जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज्यादा डॉक्टरों के निगरानी में रखना पड़ता है और उसे घर से भी बाहर नहीं निकालने दिया जाता है। फिर कुछ दिन बीतता है और सेम लाइक जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा होता है। ये जो रीना चान रहती है उसके बगल में जो सेम उसके उम्र की रहती है वो कमरे से थोड़ा सा बाहर आती है। और जैसे ही वो बाहर आती है तो वो भी देख लेती है कि यूजी उसके पड़ोसी है, तो वो यूजी को देख के स्माइल करने लगती है। लेकिन यूजी के लिए उससे ज्यादा बड़ी कंसर्निंग बात ये थी कि उसके हाथ में जो लड़की थी रीना चान बहुत सारे होल्स हो चुके थे। और उसके जैसे ही घर वाले देखते हैं कि रीना चान बाहर निकल चुकी है तो तुरंत ही रीना चान को अंदर ले लेते हैं। और फिर उसके बाद ये चीज यूजी नोटिस कर लेता है और सोचने लगता है मन में कि आखिरकार ये क्या था रीना चान को। फिर यूजी को अपना पास्ट याद आता है कि किस तरीके से जो उसके दादाजी थे वो भी मारे गए थे और जैसे ही उनके आखिरी पलों में वो उनके पास गया था तो उनके भी शरीर में उन्हें सेम लाइक जैसे रीना चान के हाथ में छेद थे वैसे ही उनके पूरे के पूरे शरीर में छेद था। और ये सारी बातें वो कुछ समय बाद अपने दोस्त हेडोकुन को भी बताता है। तो जो हेडोकुन रहता है वो बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसी बकवास बातें कैसे कर सकते हो, तुम्हें लगता है कि कोई यहाँ इस दुनिया में ऐसी भी डिजीज है जो लोगों के शरीर में छेद कर देती है। तो जो यूजी रहता है वो बोलता है कि हाँ, क्योंकि सेम यहाँ पे मेरे जो डिजीज थी दादाजी को भी हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों जो घर वालों को मैंने जब ये चीज बताई तो उन्होंने सिंपली एकदम रिजेक्ट कर दिया इस बातों को, उन्होंने तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं हुए। तो जो उसका दोस्त था हिडोकुन वो बोलता है कि इसमें कोई बात जरा अलग सी है भी नहीं, क्योंकि घर वाले नहीं चाहेंगे कि तुम ऐसी फालतू की चीजें पे ध्यान दो, और वैसे भी वो जो लड़की है उसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो जरूरी भी तो नहीं है। और फिर इसी तरीके से बात को उसका दोस्त भी टाल देता है। फिर एक दिन की बात रहती है जब जो हिडियो रहता है यूजी के घर पे आता है और फिर जैसे ही उसका दोस्त हिडियो आता है यूजी के घर के अंदर तो वो बताना शुरू करता है कि मैंने जो तुमने लड़की जो रीना थी उसके बारे में जो बताया था वो अपनी मॉम को भी बताया, और सरप्राइजिंगली जो मेरी मॉम थी इसके बारे में पहले से ही जानती थी। तो इस चीज को सुनते हुए जो यूजी रहता है वो बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें क्या पता चला। तो बताता है कि जो मेरी मॉम थी उस समय नर्स थी जब रीना पैदा हुई थी, तो उन्होंने बताया कि जब रीना पैदा हुई थी तो उसने बिल्कुल भी शरीर से हलचल करना बंद कर दिया था और उसके शरीर में कोई भी सांस लेने के लक्षण दिख ही नहीं रहे थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो जो लड़की है वो अब मारी गई है और उसका सरवाइव करना बिल्कुल भी एकदम पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन पता नहीं सरप्राइजिंगली वो जो लड़की थी वो सरवाइव कर गई। और फिर उसके बाद कुछ समय बाद धीरे धीरे उसके जो शरीर थे उसके अंदर थोड़े थोड़े से होल बनना शुरू हो गए। और एकदम चौंकने वाली बात तो ये थी कि उसी होल में से वो जो लड़की थी वो सांस ले रही थी। तो फिर जो यूजी रहता है वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात थी, तुम्हारी माँ को पता था तो उन्होंने सबको बताया क्यों नहीं। तो बोलता है कि मेरी माँ का जो स्वभाव है वो बहुत ही ज्यादा मजाकिया है और सारे लोग को इसके बारे में पता है कि वो मजाक बहुत करती है। तो उन्होंने ये सारी चीजें जैसी लोगों को बताई तो लोगों ने इसे मजाक में ही लिया और ये बात वहीं पे दब गई। और फिर उसके बाद जो दोस्त रहता है उसका हिडियो बोलता है कि अच्छा तो वैसे तुम्हारे दादाजी के साथ क्या हुआ था, तुमको कुछ भी आइडिया है। तो वो बोलता है कि ये कमरा उन्हीं का है। तो फिर वो जैसे ही नोटिस करता है कि ये कमरा उन्हीं का है तो थोड़ा बहुत इधर उधर खोजने लग जाता है। तो उन्हें एक किताब मिलती है उनकी जहाँ पे वो बोलता है कि लगता है कि ये जो डायरी है वो तुम्हारे दादाजी की है, जहाँ पे उन्होंने अपने उस इंसिडेंट के बारे में जरूर लिखा होगा, जिससे हमें देखने से ये तो पता चल जाएगा कि आखिरकार वो मरे किस लिए थे। तो फिर ये चीज का ध्यान रखते हुए जो दोनों रहते हैं वो डायरी पढ़ना शुरू कर देते हैं उसके दादाजी की। और वो दोनों जैसे ही वो डायरी पढ़ना शुरू करते हैं तो उनके दादाजी बताते हैं कि एक समय की बात रहती है जब गार्डनिंग करते हुए मुझे एक रहस्यमय सा जेड मिला और उस जेड को मैंने जब उठा लिया तो वो जेड मुझे बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब लग रहा था और ऐसे ही मैं उसके लिए जानने के लिए हमेशा उसे देखा करता था। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ मैं बीमार पड़ने लगा और देखते देखते जब मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो मेरे शरीर में थोड़े थोड़े से होल बनने शुरू हो गए और डॉक्टर जो थे वो भी इसके बारे में पता
नहीं कर पा रहे थे बिल्कुल भी। और पता नहीं क्यों वो दिन प्रतिदिन वो जो होल्स थे वो पूरे शरीर में फैल गए और वो बड़े होने लग गए। और मुझे ऐसा लगता था कि वो जो होल है वो उसके अंदर से मैं सांस ले पा रहा हूँ और हवा उसके अंदर जा रही है। और एक दिन ऐसा आया जब बहुत सारे इंसेक्ट्स आ गए मेरे कमरे में और वो उसी होल से मेरे पूरे शरीर में चले गए और मेरे पूरे शरीर में वो घूमने लग गया और मैं उन्हें फील भी कर पाता था। ये सच में बहुत ही ज्यादा एकदम दर्दनाक था। मुझे लगता है कि वो जो जेड था उसका मुझे श्राप लग गया था, इसलिए मैंने जब अपने मरने का टाइम आया तो उस जेड को गार्डन में फेंक दिया और ताकि कोई और भी उस जेड से अफेक्ट ना हो पाए। और ये स्टोरी जैसे ही सुनते हैं ये दोनों तो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और जो यूजी रहता है वो तो एकदम कंफर्म हो जाता है कि जो रीना है वो असल में उसी जेड से अफेक्टेड है। तो जो उसका दोस्त था हिडियो वो बोलता है कि अगर तुम इतने ही कंफर्म हो गए हो तो हमें इसके बारे में पता जरूर करना होगा। और फिर वो दोनों खिड़की के पास चले जाते हैं और उसी समय पे जो रीना थी वो भी खिड़की से बाहर आती है और वो उन दोनों को देख के हंसती है और फिर पता नहीं क्यों एक जगह गार्डन की तरफ इशारा करने लगती है। और लेकिन उसी समय पे जो उसका डॉक्टर रहता है रीना का रहस्यमय सा वो वहां से बाहर आता है और तुरंत उसकी घर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। जिसे देखती है जैसे ही रीना तो वो बहुत ही ज्यादा एकदम डर जाती है और डरते हुए अपना खिड़की बंद कर देती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। और ये दृश्य जैसे ही यूजी भी देखता है तो वो शॉक्ड रहता है कि आखिरकार ये डॉक्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा रहस्यमय लगता है, इसके पीछे कोई तो राज होगा। और फिर वो अपने दादा की डायरी पढ़ना शुरू कर देता है और वहाँ पे पता करने लगता है कि आखिरकार ये मिस्टीरियस डॉक्टर का कहीं मेंशन किया है कि नहीं उसके दादाजी ने। और उस डायरी को पढ़ते पढ़ते उसे थोड़ा बहुत याद आता है कि जब वो अपने दादाजी के मरने के टाइम पास में गया था तो उन्होंने यही सेम डॉक्टर को देखा था जो कि अभी रीना चांद के चेकअप करते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो डॉक्टर है वो इस चीज से रिलेटेड तो है। और इस चीज का मेंशन करते हुए वो बोलता है कि अब मुझे उस जेड के पीछे से रहस्य हटाना ही होगा, तभी जाके जो रीना चांद है उनकी जो सेहत है वो ठीक हो पाएगी। और इस चीज को बोलते हुए वो अपने गार्डन में चला जाता है और उसी जेड को खोजने लग जाता है और वो उसे मिल भी जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो जेड था वो असल में यूजी ने नहीं हिडियो ने ढूंढा था। फिर एक दिन बीत जाता है और फिर उसके बाद हम लोग यूजी को देखते हैं जो कि नॉर्मली अपने कमरे में हमेशा पढ़ाई कर रहा होता है। और पढ़ाई करते करते उस समय जापान में बहुत ही बड़ा तूफान आया रहता है जिसकी वजह से उसकी जो कमरे की लाइट थी वो भी चली जाती है। तो वो थोड़ा सा रोशनी लाने के लिए अपने खिड़की के पास जाता है तो अचानक से एक अजीब सा आदमी उसके खिड़की पे हाथ रखता है और उसकी खिड़की को तोड़ देता है। और वो पूरा जो आदमी था उसके शरीर में होल्स भरे हुए थे। और ये चीज जैसे ही देखता है यूजी तो वो भी डर जाता है और बोलता है कि हे तुम आखिरकार कौन हो, यहाँ पे क्या आ रहे हो। तो वो जो आदमी था वो बोलता है कि यूजी ये मैं हूँ, तुमने पहचाना नहीं क्या, मैं हिडियो हूँ। तो जैसे ही सुनता है यूजी की ये हिडियो और इसकी हालत भी एकदम खराब हो चुकी होती है तो बोलता है कि आखिरकार ये कैसे हुआ। तो वो जो हिडियो था वो वही जेड उसे दिखाता हुआ बोलता है कि तुम्हारे दादाजी की डायरी के हिसाब से मैंने ये जेड खोजने की कोशिश की और ये जेड का रहस्य में मैं बिलीव नहीं करता था, लेकिन ये चीज सच निकली। ये जो जेड है वो सच में श्रापित है, अब मैं बर्बाद हो चुका हूँ। इस जेड ने मुझे एकदम खत्म करके रख दिया है। अब पता नहीं जब से मुझे ये श्राप लगा है तब से वो डॉक्टर भी मेरा पीछा कर रहा है और मुझे उससे बहुत ही ज्यादा एकदम डर लगता है। और ये चीज वो बोलता है कि उतनी देर में जो डॉक्टर रहता है वो भी उसके पास आ जाता है और उसका एकदम पीछा करना शुरू कर देता है। और डर के मारे जो हिडियो रहता है वो भी वहां से एकदम भागने लग जाता है। और जो यूजी था वो इस चीज को देखता है कि डॉक्टर भी सामने से ही जा रहा है तो वो एकदम शॉक्ड रह जाता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। फिर एक दिन बीत जाता है और जो हिडियो था हमें दिखाया जाता है कि वो नदी किनारे मरा हुआ पाया गया और उसके शरीर में पूरे के पूरे छेद भरे हुए थे। और ये चीज यूजी को बिल्कुल भी एकदम समझ नहीं आती है कि आखिरकार किस वजह से हुई थी। एंडिंग में हमें रीना का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने गार्डन में एकदम खुशी से खड़ी रहती है और उसके शरीर में हमें एक भी छेद नहीं दिख रहा होता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी तरीके से जो उसका कर्ज था वो क्योर हो गया है हमें, लेकिन इसका कारण बिल्कुल भी नहीं बताया जाता है। जिंजीतो कलेक्शन के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है जिसका कलेक्शन नंबर है 060 और टाइटल है हाउस ऑफ पपेट। इस एनिमे की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है कितावाकी और वो बताता है कि उसकी जो फैमिली रहती है वो आए दिन जापान में ट्रैवल करते रहती है क्योंकि उनका जो फैमिली था पूरा का पूरा पपेट शो पे डिपेंडेंट था। और उसके जो फादर थे वो जगह जगह ट्रैवल करते हुए पपेट शोज दिखाया करते थे जिसकी वजह से वो लोग कहीं भी एक जगह स्टेबल नहीं रह पाते थे और फ्रेंड्स भी नहीं बना पाते थे। और इस चीज़ को मेंशन करते हुए वो बहुत ही ज़्यादा उदास भी होता है। और कुछ समय बीतता है और हम लोग देखते हैं कि वो एक और नए जगह पे जाता है जहाँ पे वो स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है टीचर के द्वारा। और कुछ समय बाद एक लड़की से उसकी दोस्ती भी हो जाती है और वो जो लड़की रहती है वो खुशी से उसके पास जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे घर पे जाके पपेट्स को देखना चाहती हूँ। और वो ऐसा ही करता है, उस लड़की को ले जाता है और अपने घर पे बहुत सारे पपेट्स भी दिखाता है। फिर वही दिन आता है जहाँ पे इनका जो परिवार था वो शो कर चुका होता है और उन लोग को अब उस जगह को भी छोड़ के जाना होता है, जिस चीज़ की वजह से जो कितावाकी था वो भी नाराज़ हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर एक जगह रुके हुए जो कितावाकी रहता है उसका जो बड़ा भाई रहता है उससे बोलता है कि यार हम लोग डैड के प्रोफेशन की वजह से बिल्कुल भी दोस्त बना नहीं पाते हैं, एक जगह तो रुकना छोड़ो,
हम लोग एक जगह सही से रह तक नहीं पाते हैं और जिस कारण से हमारी जो लाइफ है वो एकदम स्टेबल नहीं है। मैं थोड़ा विश करता कि काश हमारी जो लाइफ थी थोड़ी स्टेबल हो जाती, जिससे हम लोग एक परमानेंट दोस्त तक बना पाते। और फिर कुछ समय बीतता तो हम लोग देखते हैं कि जो कितावाकी के भाई का सपना था वो पूरा हो जाता है, क्योंकि जो उसके डैड थे वो अचानक से कोलैप्स होकर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी हालत थी बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो जाती है और वो एकदम अपने शोज़ करने के लिए अब तैयार नहीं होते हैं। और जो उनके डैड रहते हैं वो सारे लोग को सिखा रहे होते हैं कि जो पपेट्स है वो ज़िंदगी की बहुत ही बड़ी एकदम अहम पहलू है, हम लोग जैसा इन्हें कहेंगे वो ऐसा ही करेंगे। और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें वो पपेट्स के बारे में बता रहे होते हैं उन सभी को। लेकिन देखते ही देखते जो उसके डैड थे उसका हालत बहुत ही ज़्यादा एकदम नाजुक होते जाता है और कुछ समय बाद जो उसके डैड थे वो चल बसते हैं। और फिर इसी तरीके से इन सभी को एक जगह पे ही रहना पड़ता है, क्योंकि अब इनका जो फैमिली शो था वो भी बंद हो जाता है। फिर बहुत समय बीत जाता है और जो किवाताकी का था वो भी बहुत ही ज़्यादा एकदम बड़ा हो जाता है और उसकी जो छोटी बहन रहती है वो भी एक समय चलते हुए मार्केट में बोलती है कि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं पक्का जॉब करूंगी और फिर आप सभी को संभालूंगी। तो जो कितावाकी था वो उसे समझाता है और बोलता है कि अभी तुम्हारे पढ़ने की उम्र है तो तुम उस पर ध्यान दो। और इसी तरीके से मार्केट में घूमते हुए कितावाकी को अचानक से एक लड़की मिलती है जो कि उसे बोलती है कि हे, मैं तुम्हें पहचानती हूँ, तुम कितावाकी हो ना? तो वो बोलता है कि हाँ, मेरा नाम कितावाकी है, लेकिन तुम मुझे कैसे जानती हो? तो वो लड़की बोलती है कि हे, तुम मुझे पहचाने नहीं? 5th ग्रेड में हम सभी मिले थे एक टाउन में और मुझे तुम्हारे घर पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था पपेट शो में। तो तुरंत ही उसे पहचान लेता है और फिर बोलता है कि हे, तुम आखिरकार यहाँ क्या कर रही हो? तो वो बताती है कि मैं तो यहाँ पे आई हूँ पढ़ने के सिलसिले में। और इसी तरीके से ये सभी बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक समय की बात रहती है कि जो उसका भाई रहता है वो घर पे मेल भेजता है इन सभी को और हमें पता चलता है कि जो कितावाकी का बड़ा भाई था वो जैसे ही उसके डैड गुजरे तो वो अलग रहने लग गया और उसी मेल में वो अपने घर का एड्रेस बताया रहता है जहाँ पे वो अब वेल सेटल्ड हो चुका है। और इस एड्रेस को फॉलो करते हुए कितावाकी और उसकी जो छोटी बहन रहती है उसके घर की तरफ बढ़ जाते हैं। और जैसे ही वो लोग जाते हैं उसके घर की तरफ तो देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा घर रहता है और उसके अंदर एंटर करते ही उन लोग को थोड़ा सा शॉक लगता है, क्योंकि उनका जो एंट्री करता है वो असल में एक पपेट रहता है जिसका नाम होता है जीन पियर है, जो कि इनके फैमिली में बहुत ही पुराना पपेट्स में से एक था और उसके बड़े भाई का सबसे फेवरेट पपेट्स में से एक था। और थोड़ा बहुत चिल्लाने विल्लाने के बाद कितावाकी के कि ब्रदर आप कहाँ हैं, तो जो उसका ब्रदर था वो भी सामने आ जाता है अपनी बीवी के साथ। लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ इन्हें देखने को मिलती है। जो इनका ब्रदर था वो पूरी तरीके से एकदम पपेट में बदल चुका था, जिसमें जो उसकी बीवी थी वो भी पपेट में बदल चुकी थी और उसका बेटा भी। और ये चीज़ थोड़ा बहुत स्ट्रेंज लगता है कितावाकी को, लेकिन फिर भी वो अंदर चले जाता है उसके भाई के इंसिस्ट करने पे। फिर डिनर का टाइम आता है जहाँ पे जो उसका भाई रहता है वो बताता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, बस ये जो होम है और थोड़ा बहुत पैसा और ये प्यारा सा जीन पियर है। मुझे बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ा, लेकिन जो जीन पियर था वो मुझे लक लेके आया है और उसी की वजह से मैं अब आज के टाइम पे छोटा सा बिजनेस चलाता हूँ। और इस चीज़ को बोलते हुए वो फिर बोलता है उन सभी को कि चलो अब तुम सभी खाना एंजॉय करो। फिर कुछ समय बीतता है और हमें बताया जाता है कि जो कितावाकी और उसकी बहन थी वो फ्रिक्वेंटली अपने भाई के घर आने जाने लगे। और एक समय जो उसकी बहन थी छोटी वाली वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने लगी इनके घर पे। और कुछ समय के बाद वो अपने बड़े भाई से बोलती है कि मैं भी आपकी तरह जो आप लोग स्ट्रिंग लगाते रहते हैं पपेट की तरह वो लगवाना चाहती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ में मज़ा आता है। तो जैसे ही ये चीज़ सुनता है कितावाकी तो वो उसे डांटने लगता है, लेकिन वो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनती। और उसका जो बड़ा भाई था वो बोलता है कि ठीक है, और अपने जो पत्नी रहती है उसको बोल देता है कि जाओ इसको भी तैयार करके ले आओ। फिर जो उसकी बहन थी वो चली जाती है और जो कितावाकी था अपने भाई से पूछता है कि मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, आप ऐसा क्यों अजीब सा करने लग गए हैं, आजकल आप पपेट की तरह बन के घूमना चाहते हैं? तो वो बताता है कि पपेट्स का तो आराम से है, कोई भी दिक्कत नहीं है, वैसे भी मुझे पपेट बने रहने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पूछता है कि आखिरकार आप लोग को कंट्रोल कौन कर रहा है और ये पूरा घर में आप कैसे चल पा रहे पपेट बन के? तो वो समझाता है कि ये जो पूरा घर है वो एकदम पपेट्स को चलाने के लिए ही एकदम मॉडिफाई किया गया है और मैं एक पियानो स्ट्रिंग से बंधा हुआ हूँ। तो बोलता है कि आपको कंट्रोल करने वाले लोग कौन है? तो बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे मैंने वर्कर्स हायर किए हुए हैं, 5 लोग मेरे पे काम करते हैं। तो उसका भाई कितावाकी बोलता है कि फिर आपको ये चीज़ अच्छा कैसे लगती है कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है? तो उसका भाई बोलता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, मैं सारी चीज़ें तो अपने ही हिसाब से करता हूँ, बस ये तो बोलने की बात है कि मैं एक पपेट हूँ। और ये सारी बातें वो दोनों कर ही रहे होते कि उतने देर में उसकी बहन वहाँ पे आ जाती है और फिर वो भी पूरी तरीके से पपेट वाले ड्रेस में होती है और वो बहुत ही ज़्यादा एकदम इंजॉय करने लग जाती है। जिस चीज़ को जैसे ही कितावाकी देखता है तो उसे डांटता है और बोलता है कि हे, तुम जल्द से जल्द ये स्ट्रिंग काटो और यहाँ से चलो। तो जो उसका बड़ा भाई था उसे बोलता है कि इतनी जल्दी भी क्या है, तुम लोग आज यहीं पे रुक जाओ और रिलैक्स करो आराम से।
लेकिन वो जो कितावाकी था वो तुरंत ही इस चीज़ पे मना करता है और बोलता है कि नहीं, आपके जो स्टूपिड गेम्स है हम लोग उसमें बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और फिर उसके बाद वो फोर्स करने लगता है अपनी छोटी बहन को कि चलो जल्दी से घर चलते हैं। लेकिन जो उसकी बहन थी वो इस सारी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी और फिर उसके बाद वो चलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही होती है। और फिर उसके बाद वो बोल देती है कि अगर आपको इतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप चले जाइए अपने घर पे अकेले रहने के लिए, मैं आज से यहीं पे रहने वाली हूँ। तो जो कितावाकी था वो एकदम इस चीज़ से शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो क्या कर सकता था, और वो चला जाता है अपने घर पे अकेले रहने लग जाता है। और जो उसकी बहन थी वो अपने बड़े भाई की तरह रहने लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन बीतता है और जो उसकी बहन थी वो बहुत ही ज़्यादा एकदम एंजॉय कर रही होती है अपने बड़े भाई के घर पे, और वो पूरी तरीके से एकदम सेटल हो चुकी होती है। और क्योंकि जो कितावाकी था वो बहुत ही ज़्यादा इस सारी चीज़ से अपसेट था, तो वो जो लड़की थी जो अब उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है उसे भी अवॉइड करने लगता है, जिस चीज़ से वो भी थोड़ा बहुत एकदम नाराज़ हो जाती है और वो पीछा करने लगती है कितावाकी की। और कितावाकी अपने भाई के जब घर पे रहता है तो वो पपेट से बात कर रहा होता है लड़कियों वाले, तो ये चीज़ वो खिड़की से देख लेती है और वो समझ जाती है कि ये जो कितावाकी है वो उसे धोखा दे रहा है, और वो सीधा उसके भाई के घर में चली जाती है। लेकिन वहाँ पे उसे वो गेट पे ही जीन पियरे दिखता है, जो कि उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये तो वही बचपन वाली की लड़की है। और वो जो लड़की थी वो भी इसे देखते ही पहचान जाती कि ये तो कुछ अजीब सा वही जाना पहचाना सा डॉल लग रहा है। और जो कितावाकी था वो तो डॉल्स के साथ खेल रहा था और बोल रहा था कि आज के परफॉर्मेंस के लिए तो तुम लोग तैयार ही हो गए। लेकिन अचानक से क्या होता है कि सारे जो डॉल्स रहते हैं वो एकदम अनबैलेंस हो जाते हैं और अटैक करना शुरू कर देते हैं कितावाकी पे। जिस चीज़ को कितावाकी नोटिस करता है तो वो भी एकदम उन पे अटैक करता है और फिर वहाँ से भागते हुए निकलता है, क्योंकि उसे चीख सुनाई दे रही होती है कि उसके जो भाई बहन और फिर जो उसकी भाभी थी वो सारे लोग भी एकदम परेशान हो रहे होते हैं। और वो सारे लोग एकदम परेशान होते हैं कि अचानक से उनका जो कंट्रोल था वो छीन चुका होता है उन सभी से। और ये चीज़ जो उसका बड़ा भाई था वो नोटिस कर लेता है और अपने छोटे भाई को बताता है कि पक्का जो जीन पियर है वो नाराज़ हो चुका है, हमें उसे मनाना होगा। और इस चीज़ को जैसे ही कितावाकी सुनता है तो वो बोलता है कि जीन पियर है, और वो तुरंत ही नोटिस करता है कि जीन पियर है इन सभी को देख रहा है। और वो देखता है कि कितावाकी उसको देख लिया है तो तुरंत ही एकदम भागना शुरू कर देता है और कितावाकी उसका पीछा करने लग जाता है उसे पकड़ने के लिए। और जीन पियरे एक जगह आता है और हमें देखने को मिलता है कि वही जो लड़की जो गर्लफ्रेंड थी कितावाकी का, जीन पियरे ने उसे मार दिया होता है और उसे एकदम मरे हुए डॉल की तरह कंट्रोल कर रहा होता है। और ये चीज़ ऐसी देखता है कितावाकी तो उसका एकदम दिमाग खराब हो जाता है और वो तुरंत ही जीन पियरे को पकड़ लेता है और उसे तोड़ना शुरू कर देता है और वो पूरा का पूरा जीन पियरे को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से फाइनली जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो कंट्रोल से छूट जाती है। लेकिन वो अब क्या कर सकता था, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो तो अब मारी गई थी। वो लड़की बिना बात के ये सारे झमेले पे आ गई और वो सस्ते में मारी गई। और फिर ये चीज़ जैसी वो नोटिस करता है कि अचानक से जो उसकी बहन थी छोटी वो चिल्लाना शुरू करती है, तो वो तुरंत ही उस तरफ भागता है और वहाँ जाता है जैसी, तो उसकी बहन एकदम कमज़ोर ज़मीन पे लेटी हुई रहती है और बोलती है कि मैं उठ नहीं पा रही हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। वो तुरंत ही उसका मदद करता है और पूछता है कि उसके भाई कहाँ गए, तो वो दिखाती है कि वो लोग उस तरफ रहे। और वो जैसे ही अपने भाई और उसकी फैमिली की तरफ देखता है तो वो एकदम डर जाता है, क्योंकि जो उसका भाई और उसकी फैमिली थी वो पूरी तरीके से एकदम पपेट बन चुकी थी। और वो इस चीज़ को देखने के बाद सोचता है मन में कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि आखिरकार मेरे जो भाई थे वो पूरी तरीके से पपेट कैसे बन गए। या तो वो बहुत ही समय तक पपेट बने रहे थे इसलिए ऐसा हुआ, या फिर हो सकता है कि वो असल में शुरू से ही पपेट ही थे, जिसकी वजह से हमें ये पता चल सकता है कि यहाँ पे ये भी चांसेस थे जो उसके बाप थे कितावाकी के, वो जो अपना बड़ा बेटा था उसे डॉल की तरह रखते थे, हो सकता है। लेकिन पता नहीं, इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। और जिनजीवितो की यही स्टाइल है, वो एंडिंग में हमेशा सस्पेंस में ही छोड़ देते हैं और कंक्लूड नहीं करते अपनी स्टोरी को। तो आज हम लोग ले आए हैं जुंजीतो कलेक्शन की एक और नई सीरीज जिसका टाइटल है द टेल ऑफ ओशिरिकी। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है ओशिरिकी, और वो अपने घर में रात के टाइम पे कॉरिडोर में घूम रहा होता है और उसको अचानक से नज़र जाता है एक अनजान लड़की पे जो कि उसके क्लास की होती है मियो-सान। और वो जैसे ही देखता है कि मियो-सान उसके घर पे आई हुई है तो वो उसकी तरफ जाता है और बोलता है कि मियो-सान तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, आखिरकार क्या हो गया तुम्हें। लेकिन जो मियो-सान रहती है वो अजीब सा एकदम ओशिरिकी से बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है बिना किसी वजह के, और वो डरते हुए बोल रही होती है कि तुम मेरे पास मत आना बिल्कुल भी। और फिर इतना ज़्यादा जो ओशिरिकी था डरा हुआ देख रहा था मियो-सान को, तो उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाया। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर हम लोग ओशिरिकी को अपने क्लास में देखते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जो मियो-सान रहती है उसी के क्लास में आ चुकी होती है। और इस बार मियो-सान को वो देख के बहुत ही ज़्यादा अजीब सा मुंह बना रहा होता है, क्योंकि उसे ये चीज़ विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि यही वो मियो-सान है जो कल रात उसके घर में आई थी और उससे बहुत ही ज़्यादा एकदम डरी हुई थी। उसे ये लग रहा था कि ये जो मियो-सान है वो बिल्कुल एकदम विपरीत है कल रात वाली से। ऐसा भी हो सकता है कि जो मियो-सान कल रात उसके घर पे आई थी वो एकदम डिफरेंट रियलिटी की भी हो,
मेरे घर में क्या पता हो सकता है कि बहुत सारे जो डिफरेंट रियलिटी के ओपनिंग बन चुके हों। और इसी तरीके की कुछ कुछ फालतू बातें ये सोच रहा होता है। उतने ही देर में जो मियोसान रहती है डायरेक्टली इसके पास आ जाती है और फिर बोलती है कि हे ओशिरिकी, तुम मुझे देख रहे थे मुझे लगा। तो जो ओशिरिकी था वो शर्मा जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें देख नहीं रहा था। तो फिर जो मियोसान रहती है वहाँ से चली जाती है। और फिर जैसे ही मियोसान वहाँ से जाती है तो वहाँ पे एक क्लास का बदमाश ओयामा आ जाता है और फिर ओशिरिकी को बोलने लगता है कि हे तुम तो लगता है मियोसान के साथ कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे हो, और लेकिन तुम दोनों की जो जोड़ी है वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो जो ओशिरिकी था वो इरिटेट होने लग जाता है और फिर इस चीज़ से धक्का दे देता है उसे और मारने की कोशिश करता है। लेकिन जो ओयामा था वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था, तुरंत ही उसके ऊपर चढ़ के 3-4 घुसंड पेल देता है उसे। तो ये सारी ड्रामे को देखते हुए मियोसामा बीच में आ जाती है और फिर बचा लेती है ओशिरिकी को, जिससे जो ओशिरिकी था वो और भी ज़्यादा एकदम गुस्सा हो जाता है। फिर कुछ समय बीतता है, हम लोग रात का फिर से सीन देखते हैं ओशिरिकी के घर का, जहाँ पे वो अपने घर पे आराम से बैठा हुआ रहता है कि अचानक से उसे ओयामा की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, जो कि मियोसान मियोसान करके एकदम बोल रहा होता है। और इस चीज़ को जैसे ही नोटिस करता है ओशिरिकी तो वो अपने कमरे से बाहर निकलता है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि एक अजीब सा जो क्रिएचर है, वो मियोसान कह रहा था, लग रहा था कि ओयामा ही है, लेकिन पता नहीं क्यों वो एकदम ओयामा लग ही नहीं रहा होता है। और जैसे ही जो क्रिएचर रहता है देखता है ओशिरिकी को तो तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है कि मैं तुझे मार दूंगा, लेकिन कुछ वो कर नहीं पाता है। उससे ही पहले वो पिघल के ज़मीन पे गिर जाता है। और ये दृश्य सच में बहुत ही ज़्यादा डरावना था ओशिरिकी के लिए, इसलिए वो एकदम अचंभित हो चुका होता है। कुछ दिन बीतता है और दोबारा से जो ओशिरिकी था वो अपने क्लासरूम में चला जाता है, जहाँ पे जो मियोसान रहती है उसे कन्फ्रंट करती है और बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा एकदम कटे कटे लगते हो, अगर तुम इतने ज़्यादा ही अकेले रहोगे तो फिर उसके बाद तुम लोग को अजीब लगने लगेगा और तुम बहुत सारे अजीब भी बन जाओगे बाकी सभी लोगों के लिए। तो जो ओशिरिकी था उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था एकदम एक दूसरे से साथ में रहने के लिए, इसलिए वो फिर भी अवॉइड कर रहा होता है। लेकिन जो मियोसान रहती है उसे ज़िद करती है कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे घर पे भी जाना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा घर कितना ज़्यादा बड़ा है। तो फिर इतना ज़्यादा ज़िद करने लगती है मियोसान, तो फिर उसके बाद जो ओशिरिकी रहता है उसे अपने घर दिखाने लेके चला जाता है। यहाँ पे जैसे ही मियोसान पहुँचती है तो उसका घर देखते वो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम्हारा घर इतना ज़्यादा बड़ा होगा इस टाउन में। जो शिरीकी रहता है वो एकदम नॉर्मल सा रिएक्ट करता है इस चीज़ को देख के, और वो वॉर्न करता है मियोकुन को कि देखो मेरा घर जो है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम अजीब सा है। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे घर से दूसरे डायमेंशन के जो पाथवे है वो कनेक्ट होती है और मैं बहुत ही सारे अजीब अजीब चीज़ें सुपरनेचुरल देखता हूँ अपने घर पे, तो मैं तुम्हें यहाँ पे वॉर्न करता हूँ कि तुम वहाँ पे सही से रहना। तो इस चीज़ को जैसे ही मियोसान सुनती है तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है और वो बोलती है कि ये सब फालतू बातें पे मैं वैसे विश्वास तो नहीं करती, लेकिन देखती हूँ अगर मुझे तुम्हारी जैसा दोबारा से कोई इंसान दिखा तो मैं तो उसके साथ दोस्ती कर लूँगी। और यही चीज़ वो बोलती है और उतनी देर में जैसे ही गेट के अंदर घुसते हैं वो लोग, तो हम लोग देखते हैं कि जो मियोसान रहती है वो गायब हो जाती है और जो वो शिरीकी रहता है वो देखते रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार मियोसान कहाँ गई, वो गेट के अंदर तक भी घुस नहीं पाई थी। और ऐसे ही 3 दिन बीत जाता है और जो मियोसान रहती है वो 3 दिनों तक स्कूल आती ही नहीं है। वो लिटरली इस दुनिया से एकदम गायब हो चुकी होती है और ओशिरिकी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि आखिरकार मियोसान कहाँ गई। फिर एक रात जो ओशिरिकी रहता है वो पढ़ाई कर रहा होता है कि अचानक से उसे आवाज़ सुनाई देती है एक अजीब से क्रिएचर की, और वो बाहर निकलता है तो वो देखता है बहुत ही बड़ा एक क्रिएचर उसके कमरे के बाहर आया हुआ रहता है। और वो तुरंत ही बोल रहा होता है कि तुम ही ओशिरिकी हो ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुमने तुम्हें मेरे साथ ये क्या कर दिया। और वो आवाज़ जैसे ही पहचानता है ओशिरिकी तो उसे लगता है कि ये तो मियोसान है, उसका हालत ऐसे कैसे हो गया, और वो समझ ही नहीं पा रहा होता है। और जो मियोसान रहती है वो एकदम गुस्से में बोल रही होती है कि तुमने मेरा पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, और वो उसको मारने के पीछे एकदम आती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती है। ये चीज़ जैसे ही वो देखता है तो उससे दिमाग में आता है कि आखिरकार ये जो मियोसान थी वो इस डायमेंशन की थी या फिर दूसरे डायमेंशन की। और इसी समय अचानक से उसे दूर से एक आवाज़ आने लग जाती है मियोसान की, और वो दौड़ते हुए उस तरफ बढ़ता है तो वो देखता है कि जो मियोसान है इस डायमेंशन की उसे दूसरे ओशिरिकी ने कैद करके रखा हुआ है और वो उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा होता है। और जो मियोसान रहती है उससे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि उसे छोड़ दे, लेकिन जो ओशिरिकी रहता है दूसरे डायमेंशन का वो उसे छोड़ना नहीं चाह रहा होता और बोलता है कि तुम्हारी जो दूसरे डायमेंशन की मियोसान थी उस पर तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो वो एकदम अजीब से फ्लैश बन गई, लेकिन तुम्हारे साथ मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ये कैसा काम करता है। और ये सारी गतिविधियाँ इस डायमेंशन का ओशिरिकी देख रहा होता है पीछे से छुप के। और फिर उसके बाद वो जो ओशिरिकी रहता है दूसरे डायमेंशन का वो सीधा नीडल लेके तैयार हो जाता है मियोसान पे अटैक करने के लिए। उतनी ही देर में जो ओशिरिकी रहता है इस डायमेंशन का वो आ जाता है और फिर उसके बाद और फिर तेजी से धक्का मार देता है ओशिरिकी को,
और जैसे ही दूसरे डायमेंशन का जो ईविल ओशिरिकी रहता है वो उसे देखता है तो बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कभी कि हम लोग इनकाउंटर कर पाएंगे, लेकिन अब यह समय आ चुका है, तो देखते हैं कि किस में कितना दम। और फिर इन दोनों के बीच में झड़प होनी शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों एक दूसरे पे एकदम सिमिलरली एकदम प्रभाव डाल रहे होते हैं, क्योंकि होते तो ये दोनों एक ही हैं। और फिर पता नहीं, लेकिन अचानक से जो एक ओशिरिकी रहता है वो दूसरे ओशिरिकी पे नीडल जो रहता है वो चुभा देता है, और जिसकी वजह से जैसी वो नीडल चुभती है तो ओशिरिकी बहुत ही ज़्यादा एक अजीब सा हड्डी प्रकार का जो क्रिएचर रहता है वो बन जाता है। जिस चीज़ को देखती है मियो-सान तो वो डर जाती है, उसे लगता है कि जो इस डायमेंशन का ओशिरिकी है उसे ही ये लग गया है। और वो ज़ोरों से चिल्लाते हुए बोलने लगती है जो ओशिरिकी बच चुका होता है उसे कि तुम उसे ठीक कर दो, तुम ऐसा नहीं कर सकते उसके साथ। और वो रो रही होती है बहुत, लेकिन तुरंत ही जो ओशिरिकी बचा हुआ रहता है वो मियो-सान के बगल में आता है और बोलता है कि मियो-सान हमें यहाँ से जाना होगा। तो जो मियो-सान रहती है वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। तो जो ओशिरिकी रहता है वो समझाता है कि मैं इसी डायमेंशन का ओशिरिकी हूँ, मैंने वो जो बदमाश वाला था उस पे ये नीडल चुभा दिया है। फिर हमें दिखाया जाता है वही बदमाश का सीन जो बोल रहा होता है कि तुमने क्या कर दिया ये मेरे साथ, लेकिन तुम ये मत समझो कि तुमने अगर मेरे के साथ ऐसा कर दिया तो तुम बच गए, मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो घर है वो इनफाइनाइट पैरेलल दुनिया से जुड़ा हुआ है। तो एक ओशिकी तुम्हें नहीं तबाह कर पाया तो क्या हुआ, दूसरा ओशिकी आएगा। और फिर यही चीज़ बोलते हुए वो पिघल जाता है। फिर ये सारे दृश्य देखने के बाद जो मियो-कुन रहती है वो ओशिरिकी को बोलती है कि क्या ये वापस से दुनिया में आ पाएगा, लेकिन ओशिरिकी के पास इस चीज़ का जवाब ही नहीं होता है। और इसी के साथ कलेक्शन नंबर 040 ऑफ उजुमाकी सीरीज़ ख़त्म।